उसके चारों ओर जंगली हवा के असंख्य धागों के बाद युनशान की उंगली की नोक पर सफेद चमक तेजी से आंखों को चुभने वाली होती गई। अपने पूर्ण रूप में ये लगभग आसमान में ऊपर चमकते सूरज की तरह था। हवा का शिखर, हत्यारा उल्कापिंड। उस पल युनशान के चारों ओर की हवा तुरंत जम गई। उसकी उंगली अचानक जियाओ यान की ओर इशारा करती है। एक कठोर चीख के साथ सफेद चमक एक उज्जवल फ्लैश उत्सर्जित करती है और प्रकाश की एक बेहद संकीर्ण किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकलती है। प्रकाश की किरण की गति इतनी तेज थी कि यह कुछ हद तक भयावह थी। जहां भी ये गुजरती थी, हवा अशांत और विकृत हो जाती थी। एक गहरा काला निशान नीले आकाश को दाग देता था, जो बेहद आंखों को चुभने वाला दिखाई देता था। यह भयानक डू तकनीक कुछ ऐसी थी जिसका इस्तेमाल यून यून ने पहले भी किया था, जब उसने अतीत में एमेथिस्ट विंग्ड लायन के साथ लड़ाई की थी। इस हमले ने सीधे तौर पर एक नीलम पंख वाले शेर के सींग को काट दिया था, जो उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा था, जिसमें डू हुआंग की ताकत भी थी। इससे यह देखा जा सकता था कि इस रहस्यमयी डू तकनीक की भेदने वाली ताकत कितनी भयानक थी। इसके अलावा डू तकनीक वर्तमान में युनशान द्वारा प्रदर्शित की गई थी। चाहे वो गति हो या बल की सीमा, इस बार डू तकनीक ने उस शक्ति को पार कर लिया था जो यून यून ने तब प्रदर्शित की थी। एक बार जब विंस पीक दिखाई दिया, तो जिया जिंग तियान और युद्ध के मैदान से दूर अन्य लोगों के हाव भाव लगभग एक ही समय में बदल गए। तुरंत वे जल्दी से बहुत दूर चले गए, जैसे कि वे भाग रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही जानते थे कि ये डू तकनीक कितनी भयावह थी। हो सकता है कि उन्होंने पहले भी इसका स्वाद चखा हो। केवल जियाओ यान और आकाश में रानी मेडुसा ही ऐसे भावों के साथ स्थिर रह सकते थे जो बदले नहीं। जियाओ यान ने उदासीनता से प्रकाश की सफेद रंग की किरण को देखा, जो तुरंत हवा को चीरती हुई उसकी ओर बढ़ी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली को ढकने वाली मोटी सफेद रंग की लौ अचानक उठी और भड़क उठी। पलक झपकते ही इसने उसके शरीर को पूरी तरह से अपने भीतर लपेट लिया। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और विशाल भारी जुआन शासक एक बार फिर उसकी हथेली में दिखाई दिया। इसे अचानक और कसकर पकड़ लिया गया, क्योंकि शासक के काले काले शरीर से एक आंख को भेदने वाली तीव्र रोशनी फूट पड़ी। शासक के शरीर पर उज्जवल प्रकाश की तीव्रता लगातार चरम पर पहुंचती गई। अंत में यह लगभग एक उज्जवल सूरज की तरह था, जिससे लोग इसे सीधे देखने से डरते थे। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जियाओ यान ने एक धीमी चीख निकाली। उसके हाथ में भारी शासक अचानक यू शान की ओर नीचे की ओर भयंकर रूप से कटा, जो थोड़ी दूरी पर था। ज्वाला विभाजक सुनामी। चीख पूरे आसमान में गूंज उठी। एक अर्धचंद्राकार सफेद रंग की ऊर्जा ब्लेड, जो 30 फीट लंबी थी, भारी जुआन शासक की नोक से विस्फोटक रूप से निकली। विशाल ज्वलंत सफेद अर्धचंद्राकार ब्लेड ऊर्जा प्रक्षेप्य क्षितिज के पार चली गई। एक फ्लैश में गायब हो गई। वो गर्म एहसास जो अचानक प्रकट हुआ, उसने युद्ध के मैदान में लोगों को लगभग आग की लहर में डाल दिया। ऊर्जा के घुमावदार ब्लेड ने क्षितिज को काटते हुए कई कान चीरने वाले विस्फोट किए। उस अदम्य शक्ति में आकाश को 2 भागों में विभाजित करने की प्रवृत्ति भी थी। प्रदर्शित की गई डू तकनीक वही थी, लेकिन इस बार फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी उस तकनीक से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, जिसे जियाओ यान ने उस समय मिस्टी क्लाउड सेक्ट में प्रदर्शित किया था। ये एक की ताकत में अंतर से पैदा हुआ अंतर था। अर्धचंद्राकार ब्लेड दूर की हवा को चीरता हुआ चला गया। अनगिनत निगाहों की निगरानी में ये आखिरकार उस सफेद रंग की ऊर्जा किरण से टकराया, जो बिजली की तरह आसमान में उड़ रही थी। एक पल में नीले आसमान में गर्जने जैसी गर्जना हुई। टक्कर के बिंदु से भयानक ऊर्जा तरंगे बाहर निकलने लगी। उस भारी दबाव के कारण
चौक में खड़े कुछ लोग सीधे भ्रूण की स्थिति में आ गए। क्या ये डू जोंग की ताकत है? ये वास्तव में बेहद असाधारण है। भले ही जिया जिंग तियान और अन्य लोग बहुत दूर थे, लेकिन उनकी ओर आने वाली ऊर्जा तरंगों ने उनके हाव भाव को थोड़ा बदल दिया, क्योंकि वे एक बार फिर से और भी पीछे हट गए। खुद को स्थिर करने के बाद जिया जिंग तियान ने अपना सिर उठाया और उस जगह को देखा जहां दोनों लोग गर्म निगाहों से लड़ रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे भी कहे, वो एक बेहद मजबूत व्यक्ति था जिसने पहले ही डू जोंग वर्ग में आधा कदम आगे बढ़ा लिया था। हालांकि अगर ऐसा होता भी, तो अगर उसका सामना एक सच्चे डू जोंग से होता तो भी उसे एक बहुत बड़ा अंतर महसूस होता जिसे पार करना मुश्किल होता। मुझे डर है कि वर्तमान जियाओ यान में भी डू जोंग की ताकत है ना? अन्यथा उसके लिए युन शान की विंड पीक को उड़ा पाना निश्चित रूप से असंभव होगा। यह ज्ञात होना चाहिए कि जब युन शान अभी भी डू हुआंग था, तब उसने चू युन साम्राज्य से अपनी ताकत के 2 मजबूत लोगों को मारने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। फामा का चेहरा गंभीर था जब उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें एहसास हुआ है या नहीं, लेकिन जब से जियो यान की ताकत अचानक बढ़ गई है, उसने केवल उस मोटी सफेद रंग की स्वर्गीय ज्वाला का इस्तेमाल किया है। उसने उस हरे रंग की ज्वाला का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया। फामा ने अचानक कहा। एक कीमियागर के रूप में उसके लिए ज्वालाओं के प्रति अत्यधिक चौकस रहना स्वाभाविक था। हां, लेकिन जिस तरह से वर्तमान जियो यान उस सफेद रंग की ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करता है, वो पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक परिष्कृत है। जिया जिंग तियान ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ये साथी वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरे नहीं समझ सकते। फा मा ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो केवल अपना सिर हिला सकता था और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोल सकता था। जिया जिंग तियान ने अपना सिर हिलाया, पूरी तरह से उसी राय को साझा करते हुए। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और उस स्थान को देखा जहां ऊर्जा तरंगे धीरे धीरे गायब हो रही थी। जब उसने देखा कि जियाओ यान अभी भी हवा में सुरक्षित खड़ा है, तो उसने कहा, ऐसा लगता है कि आज जियाओ यान को रोकना युन शान के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा अभी भी रानी मेडुसा है, जिसकी ताकत जियाओ यान से कम नहीं है, जो बगल में छिपी हुई है। अगर ये दोनों लोग अपनी ताकत मिला लें, तो युन शान भी केवल कछुआ बनकर छिप सकता है। वर्तमान युन शान भी एक जिद्दी स्थिति में है और उसके पास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संप्रदाय के पहले बुजुर्ग को इतने लोगों के सामने किसी ने मार डाला। दूसरे पक्ष की ताकत की परवाह किए बिना उसे कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा अगर ये खबर फैल गई तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का बहुत बड़ा अपमान होगा। आखिरकार ये मामला पिछली बार से अलग है। फा मा ने आह भरी। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी पहले ही पूरी तरह से बन चुकी है। युन शान के चरित्र के साथ वो निश्चित रूप से ऐसे भयानक संभावित भविष्य के दुश्मन को सफलतापूर्वक जाने नहीं देगा। ये मामला भी कुछ ऐसा था जिसे युन लेंग ने मांगा था। उसके पास करने को कुछ नहीं था और फिर भी वो जियाओ कबीले के खिलाफ जाने के लिए वू टैन शहर भाग गया। क्या ये जियाओ यान को पागल बनने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? उसे लगता है कि वो मिस्टी क्लाउड सेक्ट के नाम का इस्तेमाल करके जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार उसे एक निर्दयी व्यक्ति मिलेगा। जिया जिंग तियान ने धीरे से कहा। फा मा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने इस मामले के बारे में कोई राय नहीं जताई। इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और जियाओ यान और युन शान के शवों को देखा, जो फिर से प्रकट हुए थे, और धीरे से बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि वे किसी को चोट या मौत नहीं पहुंचाएंगे, अन्यथा ये जिया मा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हे, मिस्टी क्लाउड सेक्ट का सेक्ट लीडर केवल इतना ही है। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आस्तीन आसमान में फड़फड़ाई, जिससे उसकी ओर फैली अंतिम हमलावर ऊर्जा की लहर बिखर गई। उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी।
युनशान की अभिव्यक्ति बर्फीली ठंडी थी, क्योंकि वह जियाओ यान को देख रहा था, जो वास्तव में सुरक्षित था। काफी देर बाद उसने धीरे से हवा की सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा वर्तमान वास्तव में बहुत मजबूत है। हालांकि मेरा मानना है कि अपनी ताकत को ज्यादा इस्तेमाल करने की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी ताकत मेरी है, जबकि तुम्हारी ताकत खुद से उधार ली गई है या अत्यधिक खींची गई है। जब तक मैं आज तुम्हें टालता रहूंगा, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इस ताकत को बनाए रख पाओगे। दोनों पक्षों के बीच संबंध पहले ही एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां सामंजस्य बिठाना मुश्किल है। इसलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं होने दूंगा जो वास्तव में डू जोंग बन सकता है और अपने भीतर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए घृणा रखते हुए सफलतापूर्वक भागना और बढ़ना जारी रखना चाहता है, और फिर आखिरकार मेरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नष्ट करने के लिए वापस लौटता है। एक मोटी और ठंडी हत्या की मंशा वास्तव में युनशान के शब्दों को ढकने लगी थी। पूरी जगह पूरी तरह से शांत थी। युनशान के शब्दों ने निस्संदेह जियाओ यान को मारने के उसके इरादे को व्यक्त किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो स्पष्ट रूप से समझता था कि अगर जियाओ यान सफलतापूर्वक भाग जाता है तो ये निश्चित रूप से बाघ को पहाड़ों पर वापस जाने की अनुमति देगा। भविष्य में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उसे भागने देने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुका सकता है। टीएल, बाघ को पहाड़ों पर वापस जाने देना मुहावरा एक खतरनाक व्यक्ति को भागने देना और उसे भविष्य में बदला लेने का मौका देना। जियाओ यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। युनशान के ये शब्द सच थे। हालांकि जियाओ यान को वर्तमान में याओ लाओ द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, लेकिन बाद वाला वास्तव में और पूरी तरह से जियाओ यान के शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसके अलावा जियाओ यान ने पहले जो एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम का इस्तेमाल किया था, उसने याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति को काफी हद तक समाप्त कर दिया था। अगर ये 7 जादुई हरी आत्मा लार के लिए नहीं होता, तो ये संभावना थी कि ये एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम याओ लाओ को एक बार फिर कमजोर स्थिति में ले जाती। भले ही याओ लाओ 7 जादुई हरी आत्मा लार के कारण कमजोर अवस्था में नहीं आया, लेकिन यह भी वैसा ही था जैसा युनशान ने कहा था। वो लंबे समय तक युनशान से लड़ने के लिए वास्तव में जियो यान के शरीर को उधार नहीं ले सकता था। एक बार समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद वो केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले सकता था। जब वो समय आएगा तो जियाओ यान, जिसने अपनी सुरक्षा खो दी थी, निश्चित रूप से मृत्यु से बचने में कठिनाई होगी। गुरु, चलो पहले इस जगह को छोड़ दें। युनशान बहुत मजबूत है। वर्तमान हम सीधे उस पर हमला करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा आपके प्रकट होने का समय भी बहुत लंबा नहीं है। जियाओ यान के दिमाग में अचानक एक कमजोर आवाज गूंजी, के शांत हो जाओ। हालांकि मेरी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन मुझे केवल युनशान के साथ रोकना इच्छाधारी सोच है। पुरानी हंसी ने जियाओ यान की भावनाओं को शांत किया। हालांकि आज की परिस्थितियों में उसके खिलाफ सीधे जाना वास्तव में उचित नहीं है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का एकजुट गठन थोड़ा अद्भुत है। एक बार जब यह सक्रिय हो जाता है तो छोड़ना बहुत अधिक परेशानी भरा होगा। हालांकि वो रानी मेडुसा आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो निश्चित रूप से युनशान को मारने के लिए आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होगी। अपनी मृत्यु से ठीक पहले डू जोंग द्वारा किया गया पलटवार कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना असंभव है। याओ लाओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, आज मैं उसके साथ ज्यादा उलझूंगा नहीं। चलो पहले यहां से चले जाते हैं। हम भविष्य में यहां वापस आएंगे और गुरु निश्चित रूप से न्याय पाने में तुम्हारी मदद करेंगे। के इस बार जाने के बाद मुझे जिया मां साम्राज्य में लौटने में बहुत लंबा समय लग सकता है। जब वो समय आएगा तो मुझे तुम्हारे शिष्य को ये करने दो। उस समय मेरे पिता का गायब होना और कबीले को जबरन स्थानांतरित करने के अपमान का निपटारा मैं खुद ही कर लूंगा। कमजोर आवाज में एक हल्का प्रतिशोध था।
उसके पिता के गायब होने के कारण जियाओ यान ने पूरी तरह से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर यह नफरत और रोष डाल दिया था। अगर ये उनकी वजह से नहीं होता तो जियाओ झान को वू टैन शहर से बाहर नहीं निकाला जाता और स्वाभाविक रूप से अचानक गायब नहीं होता। इसके अलावा जब वो युन लिंग को मार रहा था तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की बाधा और साथ ही युन शान द्वारा पहले दिखाए गए हत्या के इरादे ने जियाओ यान को इस संप्रदाय के प्रति पूरी तरह से घृणा महसूस कराई थी। हाँ, ये गर्व होना स्वाभाविक रूप से अच्छा है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए संतुष्टि महसूस की। उसने कहा, चूंकि ये ऐसा है तो आइए हम पहले इस जगह को छोड़ दें। मैं आपके शरीर पर अधिक समय तक नियंत्रण नहीं रख सकता। आसमान में जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नजर एक बार इधर उधर गई और युन शान की ओर जोर से हंसा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मैं जाना चाहता हूं तो तुम्हारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। घमंडी, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने इतने सालों तक जिया मां साम्राज्य में खड़े रहने के लिए एक अयोग्य प्रतिष्ठा पर भरोसा किया है? युन शान ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा खींचा। उसने अचानक अपनी आस्तीनें लहराईं और उसकी आस्तीनों से कुछ सफेद चमके निकली। ये सफेद चमके आसमान के चारों कोनों की ओर बिखरी हुई थी। थोड़ी देर बाद चमक चमक उठी। अनगिनत सफेद धागे फैल गए। पलक झपकते ही इन सफेद धागों ने पूरे आसमान को ढक लिया। आखिरकार एक जाल बन गया जो पूरे आसमान को ढकते हुए दिखाई दिया और गायब हो गया। धुंधले बादल संप्रदाय के सभी बुजुर्ग सुनो। सूर्य को ढकने वाले बादल निर्माण का निर्माण करो। एक कठोर चीख के साथ लगभग 20 आकृतियां खड़ी हुई और चौक से चमक उठीं। चमक तुरंत बहुत तेज हो गई। इन बुजुर्गों के शरीर से सफेद रंग की धुंध फैल गई। अंत में वे पिछली बार की तरह ही आसमान में बादलों के समुद्र में एकत्र हो गए। फर्क सिर्फ इतना था कि बादलों के समुद्र के बीच में युन शान था। पिछली बार यू लेंग, जो डू वांग वर्ग का था, ने है बोर्डों से मुकाबला करने के लिए कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन पर भरोसा किया था, जो डू हुआंग वर्ग का था। अब फॉर्मेशन को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति की जगह यू शान ने ले ली थी, जिसके पास डू जोंग की ताकत थी। बिना किसी संदेह के इस बार तथाकथित कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन और भी भयानक होगा। वापस जाओ। कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन के बनने से पहले याओ लाओ ने जियाओ यान के शरीर को नियंत्रित किया और बिजली की तरह सफेद रंग की ऊर्जा के स्थान पर दिखाई दिया। उसकी हथेली से मोटी सफेद लौ निकली और सफेद बादल से बुरी तरह टकराई। धमाका। मोटी सफेद लौ सफेद रंग की ऊर्जा से टकराई, लेकिन वास्तव में ये एक झटके में इसे तोड़ने में विफल रही। इसके बजाय ये उस पर नरम भावना से परिलक्षित हुई। ये वास्तव में थोड़ा विचित्र है। याओ लाओ ने अपना हाथ हिलाते हुए एक की आवाज निकाली और एक बार फिर मोटी सफेद लौ का एक समूह बुलाया, जिसके बाद उसने इसे सफेद रंग की ऊर्जा अवरोध पर कसकर चिपका दिया। इस बार लौ वापस नहीं लौटी। गर्म तापमान के कारण सफेद ऊर्जा थोड़ी भ्रामक हो गई। क्या तुम जाना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही सफेद अवरोध से एक छेद जलने वाला था, जियाओ यान के पीछे से युन शान की ठंडी चीख सुनाई दी। जैसे ही ये ठंडी चीख प्रसारित हुई, एक राजसी शक्ति उत्पन्न हुई जो ध्वनि विस्फोट के साथ मिश्रित थी। याओ लाओ ने तुरंत पलटकर देखा। उसने सफेद रंग की ऊर्जा शक्ति को देखा जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी आस्तीन लहराई और उसकी आस्तीन से मोटी सफेद लपटों का एक विशाल समूह निकला। तुरंत ये तेजी से एक बर्फ के दर्पण में एकत्रित होने लगा, जो सफेद आग से बना हुआ प्रतीत होता था। इसके अलावा एक सफेद लौ थी जो बर्फ के दर्पण की सतह से चिपकी हुई ऊपर की ओर मुड़ रही थी। बर्फ और लौ परस्पर एक शरीर में जीवित रहते हुए विलीन हो गए, जिससे ये एक अत्यंत अजीब रूप ले रहा था। धमाका।
वो ऊर्जा स्तंभ बर्फ के दर्पण से जोर से टकराया। जब दोनों संपर्क में आए तो सफेद रंग की लौ अशांत रूप से आगे की ओर उछली। लौ से दूषित हुई कोई भी ऊर्जा तुरंत ठोस बर्फ के टुकड़ों में जम गई। हालांकि सफेद रंग की लौ बेहद अजीब थी, लेकिन ऊर्जा स्तंभ के भीतर निहित बल वास्तव में बहुत बड़ा था। इसलिए जब सफेद रंग की लौ ऊर्जा स्तंभ के लगभग आधे हिस्से तक चढ़ गई तो उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। तुरंत वो पीछे से आ रही ऊर्जा से नष्ट हो गई। ऊर्जा स्तंभ सफेद रंग की लौ को तोड़कर हिंसक रूप से बर्फ के दर्पण पर जा टकराया। तुरंत बाद वाला टूटना शुरू हो गया। बर्फ के दर्पण पर कई दरारें पड़ गई, जो अंततः एक दरार ध्वनि के साथ टूट गई। बर्फ के टुकड़ों में बदल गई, जो हवा में फैल गई। भले ही आपको स्वर्गीय लौ की मदद मिले, लेकिन आज छोड़ना आसान नहीं होगा। युनशान का शरीर बादलों के समुद्र में लटका हुआ था। उसके चारों ओर समृद्ध ऊर्जा के कारण युनशान के शरीर से एक हल्की चमक निकल रही थी। उसने ठंडे मन से जियाओ यान को देखा और उसके हाथ तेजी से घूम रहे थे। उसके सामने का कोहरा हिल रहा था। एक पल बाद एक विशाल बादल धनुष, जिसे एक बार युनलिंग ने बुलाया था, एक बार फिर सतह पर आ गया। इस बार बादल धनुष का आकार पिछली बार की तुलना में लगभग कई गुना बड़ा था। एक नजर में ऐसा लगा कि विशाल धनुष का इस्तेमाल सूरज को नीचे गिराने के लिए किया जा सकता है। ये सूर्य को ढकने वाला बादल गठन वास्तव में थोड़ा परेशान करने वाला है। याओ लाओ ने उस विशाल बादल धनुष को देखते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसकी निगाहें सभी दिशाओं में घूम गई। अचानक उसने अपने दिल में जियाओ यान से धीरे से कुछ कहा। एक पल बाद जब याओ लाओ ने कुछ बातें बताईं, तो उसका शरीर अचानक हल्का कांप उठा और तुरंत हवा में गायब हो गया। याओ लाओ के गायब होने से युनशान की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथों ने धनुष खींचने का आकार बना लिया, जिसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा, मानो युनशान हमला करने के लिए, लक्ष्य की तलाश करने के लिए अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर रहा हो। आसमान में अचानक सन्नाटा छा गया। हालांकि यह सन्नाटा बहुत देर तक नहीं रहा और अचानक टूट गया। युनशान, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ने अचानक आंखें खोली। जिस हाथ से उसने धनुष खींचा था, वो अब हिचकिचाया नहीं। उसने अपनी उंगली ढीली की और उसके छूटने के बाद उसके सामने विशाल बादल धनुष पर लगा बड़ा बादल बाण ची ध्वनि के साथ बादलों की परत को चीरता हुआ निकल गया। ये एक निश्चित खाली जगह की ओर तेजी से चला। बादल बाण एक सफेद रंग की बहती हुई किरण में बदल गया, जो तुरंत क्षितिज को चीरती हुई निकल गई। जैसे ही ये उस खाली जगह पर पहुंचने वाला था, अचानक एक अशांत मोटी सफेद लौन निकली, बिल्कुल स्वर्ग की लपटों की तरह, और एक लहर जैसी आकृति में बदल गई, जो सभी दिशाओं में फैल गई। धमाका! जब दोनों संपर्क में आए तो एक और तेज आवाज आई। हालांकि इस बार मोटी सफेद लौ का ज्यादा असर नहीं हुआ। इसने बस एक पल के लिए तीर को रोक दिया, इससे पहले कि भयानक बादल बाण लौ को चीरता हुआ निकल जाए। शिव ध्वनि के साथ ये एक निश्चित खाली जगह से निकल गया। दुर्भाग्य से एक मानव आकृति का एक हिस्सा भी दिखाई नहीं दिया। इसी तरह थोड़ा सा भी ताजा खून दिखाई नहीं दिया। युनशान की निगाहें उस जगह पर टिकी हुई थी जहां से बादल का तीर गुजरा था। जब उसने देखा कि बादल का तीर खाली जगह पर लगा है, तो वो चौंक गया। उसके हाव भाव तुरंत और अचानक बदल गए। वो अचानक घूमा और अपने हाथ हिलाए। आसपास का कोहरा तेजी से इकट्ठा हो गया। एक पल बाद इसने उसके सामने एक विशाल बादल के रंग की ढाल बना दी। जिस क्षण सफेद रंग की बादल की ढाल बनी, एक काली आकृति अचानक चमकी और बादलों के समुद्र के भीतर से प्रकट हुई। आकृति ने ठंडे दिमाग से युनशान को देखा, जो पारदर्शी बादल की ढाल के पीछे था। जैसे ही उसके दोनों हाथ हिले, एक हरे और सफेद रंग की लौ वास्तव में
एक ही समय में उसकी हथेली में दिखाई दी। युनशान का शरीर कांप उठा जब उसने दो लपटों को देखा। उसकी नजर सीधे युवक की आंखों पर पड़ी। उसने तुरंत देखा कि उसकी आंखों में हरा और सफेद रंग वास्तव में एक बार फिर से गहरा काला रंग बन गया था। जब उसने उन काली पुतलियों को देखा तो किसी कारणवश युनशान को अचानक लगा कि शायद वर्तमान जियाओ यान अपने असली रूप में लौट आया है। चूंकि तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, तो इस अग्नि कमल का स्वाद चख लो। जियाओ यान के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और वो एक गहरी और ठंडी मुस्कान के साथ बोला। इससे पहले याओ लाओ ने उसे चुपचाप सूचित किया था कि एक बार जब वे करीब आ जाएंगे तो जियाओ यान को अपना सबसे भयंकर हमला दिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल जियाओ यान ही गुस्साए बुद्ध कमल की लौ को नियंत्रित करने में सक्षम था। टीएल एरोन, गुस्साए बुद्ध कमल की लौ एक धोखा है। जैसे ही हंसी गिरी, जियाओ यान के हाथ अचानक जोर से आपस में टकराए। इस बार याओ लाओ की ताकत के साथ जिस गति से दो रंगीन लपटें एक साथ मिल गई, वो पहले की तुलना में कई गुना तेज थी। एक दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज में एक हरी सफेद लौ जो लगभग एक हथेली के आकार की थी, जियाओ यान की हथेली के बीच से तेजी से उठी। जाओ। जियाओ यान के मुंह के कोने पर चाप लगातार बड़ा होता गया। उसने एक हल्की चीख निकाली और ज्वाला तुरंत ऊपर की ओर उठी। अंत में ये युनशान की थोड़ी तिरछी आंखों के सामने बादल के रंग की ढाल से टकराई। धमाका। हालांकि इस बार गुस्सा बुद्ध कमल ज्वाला उतनी अच्छी तरह से नहीं बनाई गई थी जितनी पिछली बार बहुत मेहनत से तैयार की गई थी, लेकिन याओ लाओ की शक्तिशाली शक्ति इसमें समाहित थी। इसलिए इसकी शक्ति ज्वाला विभाजन सुनामी से कम नहीं थी जिसे याओ लाओ ने पहले व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया था। गरज के समान विस्फोट के बाद बादलों के समुद्र के भीतर से एक बार फिर अग्नि कमल उभरा। आसपास के ऊर्जा बादलों का समूह जो पूरी तरह से ऊर्जा से बना था, वो भी इस हमले से धुंधला हो गया था। युनशान का शरीर तेजी से नीचे उतरा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी पीली थी। इतनी निकटता में विस्फोट ने लगभग उसे अग्नि कमल का पूरा प्रभाव प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए भले ही उसके पास बादलों की ढाल थी, फिर भी वो तब तक हिलता रहा जब तक उसे बादलों के समुद्र को छोड़ना नहीं पड़ा। इसके अलावा एक बार जब वो बादलों के समुद्र को छोड़ देता है तो वो स्वाभाविक रूप से अब बड़े गठन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। चौक में अनगिनत धुंधले बादल संप्रदाय के शिष्यों ने युनशान को देखा, जो जियो यान के हमले से हिल गया था जब तक कि उसे वास्तव में बादलों के समुद्र को छोड़ना नहीं पड़ा। उन्होंने एक दूसरे के साथ नजरें बदली और अवाक रह गए। किसी अज्ञात कारण से उनके दिलों के भीतर से एक ठंडी भावना उठी। महागुरु। जब उसने युनशान को उतरते देखा तो नालन यानरान के नाजुक हाथ उसके लाल होठों को ढकने से खुद को रोक नहीं पाए और वो अनजाने में चिल्लाया, ये वास्तव में डू जोंग के बीच लड़ाई के योग्य है। अगर हम अग्नि कमल विस्फोट के इतने करीब होते तो हम शायद अपना आधा जीवन खो देते, है ना? फा मां ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि जियो यान अब हरे रंग की लौ का उपयोग नहीं कर सकता। उसने वास्तव में इसे भागने के साधन के रूप में छोड़ दिया है। जिया जिंग तियान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। समय के प्रवाह के साथ जियाओ यान की ताकत बहुत कमजोर हो गई है। फा मां ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक टियर 5 कीमियागर के रूप में उसकी आध्यात्मिक धारणा एक साधारण डू हुआंग से कहीं ज्यादा थी। इसलिए उसने तुरंत जियाओ यान के थोड़े से बदलाव को महसूस कर लिया था। बादलों के समुद्र से युनशान को नीचे गिराने के बाद जियाओ यान एक पल के लिए आकाश में झिझका। उसने अचानक अपने दांत भींच लिए और अपने पैरों को धीरे से खाली हवा में रखा। उसका शरीर अचानक नीचे गिरा और तुरंत युनशान की ओर विस्फोटक रूप से उछला। आज मैं कुछ ब्याज एकत्र करूंगा। 2 रंगीन लपटों ने तेजी से उसके दोनों हाथों को ढक लिया।
जियाओ यान तेजी से यून शान के पास पहुंचा जो गिर रहा था। इस समय बाद वाला पहले हुए भयानक विस्फोट से हिल गया था, जब तक कि उसके शरीर में डू क्यूई कनेक्ट नहीं हो सका। इसलिए वो केवल जियाओ यान को आते हुए देख सकता था। बूढ़े साथी, चूंकि तुमने मुझे पीछा करके मारने का आदेश दे दिया है, तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा। एक ठंडी हंसी की आवाज आई जब जियाओ यान के हाथ यून शान की छाती पर जोर से टकराए। जैसे ही वो सफल होने वाला था, अचानक एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जियाओ यान, नहीं। जब आवाज सुनाई दी तो एक बल भी तेजी से जियाओ यान की पीठ पर हमला करने आया। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, अपना शरीर घुमाया और धीरे से अपना हाथ हिलाया। एक सफेद रंग की लौ निकली और तीखी तलवार की आभा को तब तक जलाती रही जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। उसकी आंखें ठंडी थी जब उसने यून यून को देखा, जो खाली जगह में लटकी हुई एक लंबी तलवार पकड़े हुए थी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी मुझ पर हमला करना चाहते हो? मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का संप्रदाय नेता हूं। मुझे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा यून शान मेरा शिक्षक है। मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। यून यून ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं आज उसके हाथों में पड़ जाऊं तो मेरे बचने की कोई संभावना है? जियो यान ने मजाक किया। यून यून चुप थी। उसके सुंदर चेहरे पर संघर्ष का भाव था। जियाओ यान के हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली, अचानक घुमा और अपना हाथ हिलाया। वो गिरते हुए यून शान की ओर एक लौ फेंकना चाहता था। जियाओ यान की हरकत देखकर यून यून ने अपने सफेद दांत भींच लिए। उसने अपनी पीठ पर हवा के पंख फड़फड़ाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को जियाओ यान की पीठ पर घूंपा। चाहे जो भी हो, संप्रदाय के नेता के रूप में उसकी स्थिति ने उसे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को हमेशा याद रखने के लिए मजबूर किया। उसके लिए यह देखना असंभव था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा, जो कुछ पीढ़ियों में बनी थी, उसे जियाओ यान द्वारा समाप्त कर दिया जाए। उसकी पीठ के पीछे से आने वाली ठंडी हवा ने जियाओ यान के दिल को चुपचाप बहुत ठंडा कर दिया। शायद वो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की तुलना में उसके दिल में कुछ हद तक महत्वहीन था। जियाओ यान ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और यून शान का पीछा करना और उसे मारना छोड़ दिया। वो पलटा और हमलावर यून यून को उदासीनता से देखा। सावधान! जिस समय जियाओ यान ने पलटकर देखा, अचानक दो चीखें सुनाई दी। एक यून यून के मुंह से निकली, जबकि दूसरी उसके शरीर में याओ लाओ की चेतावनी थी। चीख अभी सुना ही दी थी कि जियाओ यान को भी कुछ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और उसकी पुतलियों के बीच एक सफेद आकृति चमक उठी। एक घना और मोटा चेहरा तुरंत दिखाई दिया। ये चौंकाने वाली बात थी कि यून शान गिर रही थी। सब खत्म हो गया, जियाओ यान। एक मुट्ठी, जिसमें ध्वनि का उछाल और दबाव का एक जबरदस्त बल था, ने मुट्ठी के आसपास की जगह में लहरें पैदा कर दी। कोहरे में लिपटी मुट्ठी जियाओ यान की पीठ पर हिंसक रूप से टकराई, जैसे जियाओ यान की तंग पुतलियों के सामने बिजली का तूफान आया हो। ग्लग! उसकी पीठ से प्रेषित होने वाले जबरदस्त बल ने जियाओ यान के चेहरे के भाव को पीला कर दिया। आखिरकार अनजाने में एक और ताजा खून बाहर निकल गया। इस महान शक्ति से धक्का देने वाली शक्ति उधार लेते हुए जियाओ यान का शरीर विस्फोटक तरीके से पीछे की ओर उछला। हाँ, आसमान में स्थिति वास्तव में एक पल में अचानक बदल गई थी। इस परिवर्तन के कारण नीचे सभी के चेहरे स्तब्ध हो गए। यून शान, अपनी स्थिति के साथ तुमने वास्तव में एक गुप्त हमला किया। क्या तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत है? हाई बोडोंग गुस्से से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसका चेहरा बदल गया था जबकि उसने जियाओ यान को देखा, जिसने खून की उल्टी की थी और पीछे हट गया था। बगल में जिया जिंग तियान और अन्य लोगों ने भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। स्पष्ट रूप से
उन्हें युनशान की कार्रवाई पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। युनशान का चेहरा ठंडा था, क्योंकि उसने हाई बोडोंग को अनदेखा कर दिया था। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि जियाओ यान के पास किस तरह की भयानक क्षमता थी। अगर उसे जाने दिया गया तो भविष्य में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में उसके हाथों नष्ट हो सकता है। इसलिए भले ही उसे कुछ बदनामी झेलनी पड़े, उसे आज जियाओ यान को मारना चाहिए। जब हवा की आवाज उसके कान के पास से गुजरी तो जियाओ यान ने अपने मुंह के कोने से खून के धब्बे पोंछे। उसकी आंखें पीली चेहरे वाली यून यून को ठंडी नजरों से देख रही थी। उसने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक हल्के नीले रंग की बनियान दिखाई दी। उसने बनियान को पकड़ा और आत्म उपहास में अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने हिंसक तरीके से उसे यून यून की ओर फेंक दिया। चाहे तुम यूनजी हो या यून यून, भविष्य में हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये चीज तुम्हें वापस कर दूंगा। निर्णायक शब्दों को डू क्यू ने लपेटा और यून यून के कानों में ठंडे तरीके से प्रसारित किया। तुरंत यून यून का पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला हो गया। एक प्रतिवर्ती स्थिति के रूप में उसने अपना हाथ बढ़ाकर पीली नीली बनियान को उठाया, जिस पर गोली चलाई गई थी। उसके दांतों के पीछे उसके निचले लाल होंठ को काट लिया। उसने अपना सिर नीचे किया और बनियान को देखा, जो दरारों से ढकी होने के बावजूद साफ हो गई थी। एक पल के लिए वो पूरी तरह से सुस्त हो गई। जियाओ यान का शरीर सफेद रंग की ऊर्जा अवरोध से जोर से टकराया। उसकी पीठ से दो रंग की लपटें तेजी से बाहर निकली। दोनों लपटें एक दूसरे से जुड़ गई और सफेद रंग की ऊर्जा तेजी से पिघल गई। तुरंत जियाओ यान दो रंग के गिरते हुए तारे की तरह था, जैसे वो पहाड़ के घने जंगल में जा गिरा, जहां कोई किनारा नहीं देख सकता था। हाँ, युनशान, मैं जियाओ यान आज इस हथेली को अपने दिल में अंकित करूंगा। भविष्य में मैं तुम्हें इसके लिए 10 गुना भुगतान करूंगा। शरीर तेजी से गहरे पहाड़ में गिर गया, जबकि जियाओ यान की वो मोटी हंसी अभी भी चौक के ऊपर आसमान में गूंज रही थी। हंसी में निहित हत्या के इरादे ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कुछ शिष्यों में ठंडक पैदा कर दी। युनशान का चेहरा हरा था, क्योंकि वो उस जगह को देख रहा था जहां जियाओ यान गायब हो गया था। उसने अपना हाथ हिलाया। उसकी ठंडी चीख पूरे संप्रदाय में गूंज उठी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सभी डीकन और एल्डर सुनो, अपने समूहों का नेतृत्व करें और तुरंत पहाड़ के गहरे क्षेत्रों में प्रवेश करें। जियाओ यान को खोजें। उसके शरीर में एक विशेष निशान है जो मैंने छोड़ा है। वो निश्चित रूप से भागने में असमर्थ होगा। उसे पकड़ो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। विशाल घने जंगल के भीतर देखने पर केवल हरा भरा रंग ही दिखाई देता था। कभी कभी हल्की हवा चलती थी। उसके तुरंत बाद पेड़ों के हरे भरे समुद्र में दूर दूर से कई विशाल हरी लहरें फैलने लगती थी, जो अंततः आपकी नजर के किनारे पर गायब हो जाती थी। यह बहुत ही शानदार नजारा था। पेड़ों के समुद्र के ऊपर नीला आसमान था। कभी कभी ऊपर आसमान में कुछ मानव आकृतियां उड़ती थी। उनकी तीखी चील जैसी निगाहें नीचे के जंगल को बारीकी से देखती थी। हालांकि इस जंगल का आकार बहुत बड़ा था और एक के बाद एक आने वाली हरी लहरें घने जंगल के नीचे की अधिकांश चीजों को भी ढक लेती थी। इसलिए चाहे वे इंच इंच कैसे भी खोजें, फिर भी वे अपना लक्ष्य नहीं पा सके। कुछ मानव आकृतियां जंगल के इस घने हिस्से से गुजरी। ये महसूस करने के बाद कि ये व्यर्थ है, उनकी असहाय निगाहें बीच हवा में एक दूसरे से बातचीत करने लगी और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने एक दूसरे को हाथ का इशारा दिखाया और अलग अलग दिशाओं में चले गए। घने और हरे भरे जंगल के नीचे एक ऊंचा पेड़ आसमान को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसके आसपास कई पेड़ थे जो उससे भी बड़े और ऊंचे थे, इसलिए यह स्पष्ट नहीं लग रहा था। इस पेड़ के शीर्ष पर एक शाखा थी
जो बाहर की ओर फैली हुई थी। शाखा हरे भरे पत्तों से घिरी हुई थी, इसलिए अगर कोई इस पर एक नजर डाले तो उसे वास्तव में यह पता लगाने में कठिनाई होगी कि इसके भीतर क्या छिपा है। घने पत्तों के नीचे से दर्द को दबाते हुए किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। तुरंत दांत पीसने की सूक्ष्म आवाज सुनाई दी। एक पल बाद पेड़ों की पत्तियां थोड़ी कांप उठीं और एक तंग भौं वाला चेहरा सामने आया। खाली आसमान को स्कैन करते हुए उसने ध्यान से सिर घुमाया। फिर उसकी नजर उन दिशाओं में गई जहां कुछ मानव आकृतियां फैली हुई थी, और फिर एक मोटी खुरदरी शाखा पर बैठ गई। उसकी पीठ पेड़ के तने से टिकी हुई थी और उसके माथे से बार बार ठंडा पसीना बह रहा था। शिक्षक, क्या आप अभी भी यहां हैं? जियाओ यान ने कुछ लंबी सांसें ली और फिर अपने दिल में धीरे से चिल्लाया, आ! बहुत देर बाद जियाओ यान के दिल के भीतर से एक थकी हुई बूढ़ी आवाज ने जवाब दिया, छोटे साथी, इस बार चीजें बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बोझ था और लगातार 2 बार इंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम का उपयोग करने से बहुत थकावट होती थी। अगर आपने मुझे 7 जादुई हरी आत्मा लार का सेवन नहीं करने दिया होता तो मैं एक बार फिर से नींद में डूब जाता। जियाओ यान ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, मैं इस बार बहुत आवेगपूर्ण था। हालांकि मेरे पिता गायब है। मुझे पता है, तुम बच्चे अपने पिता पुत्र के रिश्ते की बहुत परवाह करते हो। अन्यथा तुम्हारे चरित्र को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि तुम इतने लापरवाह होगे कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर हमला करोगे और यहां तक कि सार्वजनिक रूप से युनलेंग को मार डालोगे। याओ लाओ ने आगे कहा, हालांकि तुम्हें खुद को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे किसी को अपनी जान देकर बचाना चाहिए। अन्यथा अगर कोई इच्छा न हो तो क्या उसे इंसान माना जाता है? भले ही आप एक मजबूत व्यक्ति बन जाएं, लेकिन इस तरह का अकेलापन और एकांत व्यक्ति को पागल बना देगा। धन्यवाद गुरु। जियाओ यान ने राहत की सांस ली और एक नरम आभारी आवाज में कहा, के हम दोनों के बीच धन्यवाद करने के लिए क्या है? याओ लाओ हंसे। तुरंत उसकी आवाज थोड़ी और गंभीर हो गई, छोटे साथी, हम अभी भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रभाव की सीमाओं के भीतर हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहां से चले जाना चाहिए। हालांकि यू शान 2 लगातार गुस्सा बुद्ध कमल की लौ खाने के बाद बुरी तरह घायल हो गया हो सकता है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के वे बुजुर्ग और उपयाजक बेकार लोग नहीं हैं। इसके अलावा एक और डू हुआंग है, यू। वर्तमान में मैं 2 गुस्सा बुद्ध कमल की लौ के कारण बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर चुका हूं। कम से कम मैं तुम्हें वो ऊर्जा तो नहीं दे सकता जिसे तुम पहले की तरह बेतरतीब ढंग से बर्बाद कर सकते हो। इसके अलावा युनशान के पिछले प्रहार ने तुम्हारे शरीर में ऊर्जा की छाप छोड़ दी है। वर्तमान में केवल ऊर्जा छाप से निकलने वाले कंपन को दबाने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। अगर मैं इसे जबरदस्ती नष्ट कर दूं तो युनशान को तुरंत इसका एहसास हो जाएगा। जियो यान ने चुपचाप सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कस गई। उसकी नजर पत्तियों के बीच की छोटी छोटी दरारों से गुजरी और नीले आसमान को घूरने लगी। उसका दिल साफ तौर पर जानता था कि युनशान की उस पर हत्या करने की मंशा है। इस समय मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उसे पकड़ने के लिए पूरे संप्रदाय की ताकत झोंक रहा होगा। अपनी वर्तमान स्थिति में वो ज्यादा से ज्यादा कुछ मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को संभाल पाएगा। अगर डीकन या एल्डर भी उसे ढूंढ ले तो दूसरे पक्ष के लिए उसे रोकना मुश्किल नहीं होगा। अगर वो उनसे लड़ भी सकता है। जब वो समय आएगा, अगर मिस्टी क्लाउड सेक्ट के सैनिक शोर सुनकर आ जाएं, तो जियो यान वास्तव में इस अंतहीन जंगल में मर सकता है। सबसे पहले चलो धुंधले बादल संप्रदाय के खोज दलों से बचने के लिए पहाड़ों में गहराई तक चलते हैं। मैं वर्तमान में एक अप्रिय स्थिति में हूं। अगर मैं इन चोटों को ठीक से ठीक नहीं होने देता तो यह संभावना है कि भागने में भी समस्या होगी। जियाओ यान ने
अपने मुंह के कोने से बचे हुए खून के धब्बे को पोंछा और धीरे से कहा, आह, ये अच्छा है। एक कीमियागर को चोटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बार आपकी चोटें काफी गंभीर हैं। के शिक्षक वर्तमान में जाग रहे हैं। मैं स्वाभाविक रूप से आपको सबसे तेज गति से ठीक होने दूंगा, याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसे याओ लाओ के शोधन कौशल पर पूरा भरोसा था। उसने अपने हाथ से पेड़ के तने को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस समय हमारी वर्तमान स्थिति के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में धुंधले बादल संप्रदाय के शिष्यों से युक्त खोज दल है, इसलिए हम केवल जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर भाग सकते हैं। याओ लाओ ने कहा, इसके अलावा आकाश में दिखने वाली आकृतियों पर ध्यान दे। उनमें से ज्यादातर लोग मिस्टी क्लाउड सेक्ट के बुजुर्ग हैं और उनकी ताकत कम से कम डू वांग वर्ग की है। अगर आप दुर्भाग्य से उनमें से किसी से ऐसी हालत में टकरा गए तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। मुझे पता है, जियाओ यान ने जवाब दिया। उसने सावधानी से पत्तियों को अलग किया और सावधानी से अपनी नजर नीचे की ओर घुमाई। जब उसे खतरे का कोई निशान नहीं दिखा, तभी उसने अपने हाथों का इस्तेमाल पेड़ के तने को पकड़ने के लिए किया और तेजी से एक फुर्तीले बंदर की तरह नीचे खिसक गया। जब वो जमीन से कुछ मीटर दूर था, तो जियाओ यान ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसके पैरों ने धीरे से पेड़ के तने को लात मारी और उसका शरीर हवा में मुड़ गया। फिर वो पलटा और अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए एक घुटने पर बैठ गया, जिससे वो खुद को सहारा दे रहा था। जब वो जमीन पर उतरा तो जो आवाज निकली वो बमुश्किल सुनाई दे रही थी। जियाओ यान की तेज नजर ने तेजी से अपने आसपास के माहौल को स्कैन किया। फिर वो खड़ा हुआ और घने जंगल के एक समूह में घुस गया। जैसे ही वो पौधों के घने समुद्र में घुसा, एक 7 रंग की चमक तुरंत चमक उठी। तुरंत जियाओ यान ने अपने कदम रोक दिए, क्योंकि उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था। उसकी नजर जल्दी से उसके सामने घूम गई। तुरंत वो खुद को खुश होने से नहीं रोक सका। 7 रंग की चमक स्वर्ग निगलने वाले अजगर से थी, जो अपने सांप के रूप में बदल गया था। दूसरों के लिए जियाओ यान को ढूंढना बेहद मुश्किल था, लेकिन स्वर्ग निगलने वाले अजगर के लिए, जो अपने जन्म से ही जियाओ यान के साथ रह रहा था, हवा में थोड़ी सी भी गंध एक बड़े रोड मैप की तरह थी। हे छोटे साथी, क्या अब शरीर को नियंत्रित करने की तुम्हारी बारी है? जियाओ यान ने अपना हाथ बढ़ाया। स्वर्ग निगलने वाला अजगर आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ा, अपनी जीभ को आगे बढ़ाया और जियाओ यान की ओर फुफकारने की आवाज निकाली। ही, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जियाओ यान के मुंह का कोना खुला रह गया जब उसने स्वर्ग निगलने वाले अजगर की हरकतें देखी। उसके चेहरे पर खुशी छिपाना मुश्किल था। हालांकि स्वर्ग निगलने वाले अजगर की ताकत रानी मेडुसा जितनी नहीं थी, लेकिन यह छोटा सा साथी महारानी से अलग था, क्योंकि ये वास्तव में जियाओ यान के आदेश पर पूरी तरह से हमला कर देता था, बशर्ते कि वो इसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन दे। दूसरी ओर जियाओ यान इतना क्रोधित था कि जब उसे याद आया कि कैसे रानी मेडुसा, वो कमीनी महिला, वास्तव में युन शान के साथ उसकी बड़ी लड़ाई के दौरान एक तरफ खड़ी थी, तो उसके दांत खुजलाने लगे। जियाओ यान ने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एमेथिस्ट लायन बर्थ ऐसे की एक बोतल निकाली और एक छोटी जेड रॉड का इस्तेमाल करके इसकी कुछ बूंदें डुबोई और इसे स्वर्ग निगलने वाले अजगर के मुंह में फेंक दिया। तुरंत छोटा सा साथी बहुत ही जीवंत रूप से इधर उधर उछलने लगा। ये ध्वनि निकालने से पहले जियाओ यान के शरीर के चारों ओर कुछ समय तक चक्कर लगाता रहा और जियाओ यान की आस्तीन में घुस गया। भाग्यशाली, कम से कम एक ताबीज तो है जो मेरी रक्षा कर सकता है। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आस्तीन थपथपाई और एक लंबी सांस छोड़ी। स्वर्ग निगलने वाले अजगर के आसपास होने से उसे कम इस बात का डर नहीं होगा कि अगर उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों में से किसी ने खोज लिया तो उसे रोक लिया जाएगा।
चलो चलते हैं। लगता है कुछ लोग इस तरफ जा रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ना उचित नहीं है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी क्यूई वर्तमान में आसमान है, ऊपर नीचे हो रही है। ये वास्तव में ऐसी स्थिति लगती है जहां तुम्हारी ताकत बढ़ने वाली है। लगता है कि हाल ही में तुमने जो बड़ी लड़ाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रही है। जल्दी से आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढो, अन्यथा अपनी ताकत बढ़ाने का ये अवसर बर्बाद हो जाएगा। याओ लाओ की गहरी आवाज अचानक जियाओ यान के दिल से निकली। जियाओ यान ये सुनकर चौंक गया। तुरंत उसने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। ये शायद इस तरह की बुरी स्थिति में कुछ अच्छी खबरों में से एक थी। इस तरह की स्थिति में जहां उसे हर तरफ से विनाश का सामना करना पड़ रहा था, अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाने का स्वाभाविक रूप से मतलब होगा कि उसके बचने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे घने जंगल को देखा। उसके मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान छलक आई और उसने धीरे से कहा, धुंधले बादल संप्रदाय, युनशान, ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच दुश्मनी पूरी तरह से बन गई है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जियाओ यान उन रीढ़विहीन लोगों में से एक हूं जो नुकसान उठाने के बाद अपनी दुम को पैरों के बीच लटकाए भीख मांगने आएंगे, तो मुझे डर है कि तुम वाकई गलत हो। उस समय सिर्फ 3 साल के समझौते की वजह से जियाओ यान 3 साल तक प्रशिक्षण ले सकता था, जिससे वो घास के मैदानों में एक अकेला भेड़िया बन गया। जब वो घायल हो जाता तो वो अस्थायी रूप से पीछे हट जाता। इसके तुरंत बाद वो एक भूत और एक कीड़े की तरह हो जाता, जो किसी की टर्सल हड्डी में घुस जाता और जानलेवा वार से बदला लेने के लिए इंतजार करता। जैसे ही एक मोटी, गहरी ठंडक वाली आवाज गिरी, जियाओ यान का पैर जमीन पर पड़ा। उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया, जो तेजी से उस अंधेरे, काले जंगल में भाग गया। जियाओ यान के गायब होने के बाद धीरे धीरे उस जगह पर सन्नाटा छा गया। लगभग 10 मिनट बाद घने जंगल से अचानक 10 आकृतियां बाहर निकली। उन्होंने अपने हाथों में लंबी तलवारें पकड़ी हुई थी और वे गंभीर भावों के साथ आसपास के वातावरण को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कोई हलचल नहीं है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सभी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सिग्नल फ्लेयर्स, जो उनके दाहिने हाथ में कसकर पकड़े हुए थे, किसी भी समय छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्हें भी उनकी छाती की जेब में वापस रख दिया गया। जब एक भयानक आकृति का सामना करना पड़ा जो उनके पुराने संप्रदाय के नेता को भी पीछे धकेल सकती थी, तो ये स्वाभाविक था कि इन लोगों ने अपना पूरा ध्यान दिया। एक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का शिष्य, जो समूह का नेता था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने लंबी तलवार लहराई और तलवार की चमक चमक उठी, जिससे पास के एक पेड़ पर एक अस्पष्ट प्रतीक बन गया। एक बार जब उसने ऐसा किया, तो उसने अपना सिर घुमाया और धीरे से कहा, हमने पहले ही इस स्थान की खोज पूरी कर ली है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में प्रवेश करेंगे। वहां जादुई जानवरों की रैंक कम नहीं है। अगर हम वहां खोज करें तो ये काफी मुश्किल होगा। लगता है हमें उड़ने वाली इकाइयों का उपयोग करने के लिए बड़ों को सूचित करना होगा। जब वो बोल रहा था, उसने अपनी छाती की जेब से एक बांस की सीटी निकाली और उसे अपने होठों से लगा लिया। उसने इसे धीरे से फूंका और बांस से धीरे धीरे एक हल्की तीखी आवाज निकली। इसने आखिरकार एक लहर जैसी आकृति बनाई, जो तेजी से पूरे विशाल जंगल में फैल गई। घने जंगल में जहां ऊंचे पेड़ खड़े थे, कभी कभी प्रकाश के धब्बे दिखाई देते थे, जो शाखाओं और पत्तियों की रसीली छतरी के अंतराल से टपकते थे, जो धरती को तेज धूप से बचाते थे। प्रकाश जमीन पर टुकड़ों में चमकता था, जिससे प्रकाश के धब्बों से बनी एक पूरी तरह से प्राकृतिक तस्वीर बनती थी, जो सुंदर दिखाई देती थी। जंगल के भीतर पूरी तरह से शांति थी। कभी कभी दूर से एक अज्ञात जादुई जानवर की धीमी दहाड़ सुनाई देती थी।
ये घने जंगल की बाधाओं को पार कर जाता था और पूरे जंगल में लगातार गूंजता रहता था। सुओ, शांत जंगल की झाड़ियां अचानक हिलने लगी। तुरंत एक काली आकृति बाहर निकली। उसके पैर धीरे से एक पेड़ की शाखा पर दब गए, जो तने से क्षैतिज रूप से फैली हुई थी। जिसके बाद उसने अपने शरीर को शाखा से धक्का दिया और जमीन से कुछ मीटर ऊपर एक और पेड़ की शाखा पर उतरा। उसकी तेज, चील जैसी आंखों ने राहत की सांस लेने से पहले उसके नीचे की हर चीज को बारीकी से स्कैन किया। उसे थोड़ा संदेह भी हुआ, क्योंकि उसने धीरे से कहा, धुंधले बादल पर्वत के पीछे की पर्वत श्रृंखला सीधे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई है। तार्किक रूप से कहें तो वर्तमान में मुझे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में घुस जाना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा क्यों है कि अब तक मुझे कोई भी जादुई जानवर मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है? ये तुम्हारी आस्तीन में स्वर्ग निगलने वाले अजगर के कारण है। जियाओ यान के दिल में एक पुरानी हंसी गूंजी। स्वर्ग निगलने वाला अजगर एक प्राचीन अनोखा जानवर है। एक साधारण जादुई जानवर इसकी गंध को सूंघते ही अपने दिल में डर महसूस करेगा। इसके अलावा स्वर्ग निगलने वाले जानवर के पास वर्तमान में डू वांग वर्ग की ताकत है। कौन सा साधारण जादुई जानवर इसके सामने खुद को प्रकट करने की हिम्मत करेगा? तो ये इस छोटे से साथी का आशीर्वाद है। जियाओ यान को यह सुनकर अचानक समझ आ गया। उसने धीरे से अपनी आस्तीन थपथपाई और धीरे से हंसा। लेकिन मिस्टी क्लाउड सेट के समूह जो आपको खोजने आए हैं, वे उतने भाग्यशाली नहीं हैं। जहां तक मैं बता सकता हूं, इस छोटी सी दूरी में जादुई जानवरों की कम से कम 3 तरंगों ने उन पर हमला किया था। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन उनकी पीछा करने की गति काफी हद तक कम हो गई है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान ठंडी हंसी। उसकी नजर एक बार फिर अपने आसपास घूम गई, लेकिन उसे अभी भी सबसे अच्छी छिपने की जगह नहीं मिली थी। उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी और अजहाय होकर अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपने पैरों को पेड़ के तने पर धीरे से दबाया, उसका शरीर एक बड़े चमगादड़ की तरह हो गया, जो घने जंगल से गुजरते हुए अपने पंख फैलाता है, अपने रास्ते में पेड़ों की शाखाओं को पार करता हुआ। वो छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश करते हुए आगे बढ़ता और भागता रहा। एक ऐसे जंगल में जो विशाल पेड़ों और जादुई जानवरों से भरा हुआ था, खतरे से छिपने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढना जो किसी भी तरह की गड़बड़ी से मुक्त हो, निस्संदेह कुछ मुश्किल था। हालांकि जियाओ यान को काफी भाग्यशाली माना जाता था। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, उसे आखिरकार एक अच्छी जगह मिल गई। जियाओ यान घने पेड़ों से भरे एक बड़े इलाके से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक खतरनाक खड़ पर पड़ी, जो करीब 10 मीटर चौड़ी थी। उसने अपनी गति धीमी की और धीरे धीरे खड़ के किनारे की ओर चल पड़ा। अपना सिर नीचे करके उसने उस अंधेरी खाई पर नजर डाली जो अथाह लग रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और धीरे धीरे अपनी नजर दूसरी तरफ खड़ी पहाड़ी दीवार पर घुमाई। एक पल बाद उसकी नजर अचानक एक अंधेरी पहाड़ी गुफा पर रुक गई। ये पहाड़ी गुफा पहाड़ की चोटी से करीब 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे किसी इंसान ने बनाया है। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि इसे किसी तेज पंजे वाले जादुई जानवर ने जबरदस्ती बनाया है। जियाओ यान ने कहा, यह जगह बहुत बढ़िया है। यहां तक कि कोहरा भी छाया हुआ है। अगर लोग ऊपर से उड़ भी रहे हों, तो भी उन्हें कुछ भी समझने में बहुत मुश्किल होगी। जियाओ यान के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वो उस अंधेरी पहाड़ी गुफा की स्थिति का अध्ययन कर रहा था। उस खड़ी पहाड़ी दीवार पर बहुत सारी पहाड़ी गुफाएं थी, जो इस अंधेरी गुफा जैसी ही थी। हालांकि बाकी की तुलना में केवल इस पर्वतीय गुफा की स्थिति इतनी बढ़िया थी। जियाओ यान खड़ के किनारे खड़ा था और पर्वतीय गुफा को देख रहा था। अगर कोई इसे ध्यान से न देखे, तो उसे खड़ के भीतर से केवल एक हल्का कोहरा उठता हुआ दिखाई देगा।
थोड़ी देर तक इसका निरीक्षण करने के बाद जियाओ यान के कंधे थोड़े कांपने लगे। बैंगनी बादल के पंखों की एक बड़ी जोड़ी बाहर निकली। वो आगे बढ़ा और खड़ में कूद गया। तेज हवा उसके कानों के पास से गुजरी। जियाओ यान ने अपने पंख फड़फड़ाए और वो तेजी से पर्वतीय गुफा के सामने पहुंच गया। वो तुरंत अंदर जाने के बजाय उसके सामने हवा में लटका रहा। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के खतरे बेजोड़ थे। हर जगह खतरा छिपा हुआ था। अगर कोई उनसे निपटने में सतर्क नहीं था तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आस्तीन उठाई और स्वर्ग निगलने वाला अजगर चमक कर बाहर आ गया। उसकी उंगली पहाड़ी गुफा की ओर इशारा करती है। ऐसा लगता है कि गुफा के मालिक ने उसे समझ लिया है। उसने एक फुफकार मारी और 7 रंगों वाली चमक में बदल गई, जो सीधे गुफा में चली गई। जब उसने स्वर्ग निगलने वाले अजगर को गुफा में चमकते देखा तो जियाओ यान जल्दी से कुछ दूर चला गया, जिसके बाद वो चुपचाप इंतजार करने लगा। ये इंतजार सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय तक चला, जब एक छायादार हवा गुफा के भीतर से तेजी से बाहर आई। एक विशाल काली आकृति तेजी से बाहर निकली। ये एक उड़ने वाला जादुई जानवर था, जिसका रूप भयंकर था और जो अंदर से उड़ते समय भयभीत था। इसने तुरंत एक भयानक चीख निकाली और सीधे आसमान में उड़ गया। अंत में क्षितिज पर गायब हो गया। अच्छा साथी, ये वास्तव में एक पंख वाला शेर जानवर था। ये एक रैंक 3 जादुई जानवर है जो दाडूश से मुकाबला कर सकता है। जियाओ यान उस विशाल जादुई जानवर को देखकर दंग रह गया, जो आसमान में उड़ गया था। उसने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। ये सौभाग्य की बात है कि मुझे स्वर्ग निगलने वाले अजगर की मदद मिली है, अन्यथा मेरी वर्तमान स्थिति के अनुसार मुझे इसे गुफा से बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक शक्ति खर्च करनी पड़ती। पंख वाले शेर जानवर के भागने के कुछ समय बाद स्वर्ग निगलने वाला अजगर गुफा के भीतर से उड़ गया। ये जियो यान के सामने लटका रहा। जियो यान के सामने अपने सांप की जीभ को हिलाते हुए फुफकार रहा था। जियो यान ने अपना हाथ उठाया और स्वर्ग निगलने वाला अजगर उसकी आस्तीन में वापस आ गया। तभी उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आश्वस्त महसूस करते हुए गुफा में उड़ गया। उसके पैर कठोर पहाड़ी चट्टान पर उतरे और उसके चेहरे पर पीले रंग की लहर उठी। उसने कुछ तीव्र खांसी की। उसकी खांसी के बाद उसकी पीठ पर बैंगनी बादल के पंख भी अपने आप टैटू में बदल गए और उसकी पीठ पर सिकुड़ गए। मैं वास्तव में गंभीर रूप से घायल हूं। केवल कुछ मिनटों के लिए बैंगनी बादल पंखों का उपयोग करने के बाद मेरे शरीर का अंदरूनी भाग पहले से ही इस अवस्था में बदल गया है। जियाओ यान ने अपने मुंह के कोने से बहते हुए खून के धागे को पोंछा और एक कड़वी मुस्कान के साथ धीरे से बोला। जियाओ यान धीरे धीरे गुफा के अंदरूनी हिस्से में चला गया, जो काफी विशाल था। हालांकि हल्की सी बदबू ने जियाओ यान को थोड़ा सा परेशान कर दिया था, लेकिन वर्तमान में वह, जो चारों ओर से घिरा हुआ था, स्वाभाविक रूप से ऐसी तुच्छ बातों के बारे में चिंता करने के मूड में नहीं था। उसने अपनी उंगली हिलाई और अंतरिक्ष की अंगूठी के भीतर से कुछ चांदनी पत्थर निकले। वे पहाड़ की दीवार पर अंतराल के भीतर स्थिर रूप से उतरे और उनकी मंद रोशनी तुरंत चमक उठी और पूरी गुफा में फैल गई। जियाओ यान ने गुफा के अच्छी तरह से रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से को देखा और फिर बाहर के आसमान को देखा, जो पहले से ही पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। गुफा के प्रवेश द्वार पर आने से पहले उसने एक पल के लिए चुपचाप सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेल दिया, जिससे संयोग से प्रवेश द्वार का आधा हिस्सा अवरुद्ध हो गया, जिससे रात के अंधेरे में अच्छी तरह से प्रकाशित गुफा बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। उस पल लगभग पूरे दिन भागने की थकान धीरे धीरे उसके दिल की गहराई से उभरी और वास्तव में उसकी पलकें थोड़ी भारी हो गई। अभी आराम करने का समय नहीं है।
जैसे ही जियाओ यान अब और विरोध नहीं कर सका और अपना सिर जमीन पर रखकर गहरी नींद में जाने वाला था, याओ लाओ की कोमल चीख अचानक गूंजी, जिससे जियाओ यान चौंक गया। उसकी पलकें जो मुड़ने वाली थी जल्दी से खुल गई। एक कड़वी हंसी के साथ वो जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया और एक साफ पत्थर का मंच पाया जहां वो क्रॉसलेग बैठ गया। जिस क्षण जियाओ यान बैठा, गहरा काला घेरा धीरे से हिल गया। याओ लाओ का भ्रमपूर्ण शरीर धीरे धीरे बाहर निकल आया। गुरु। जियाओ यान ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से मुस्कुराया जब उसने याओ लाओ को आते देखा। याओ लाओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथ से इशारा किया और जियाओ यान की उंगली पर मौजूद स्टोरेज रिंग उसके हाथ से निकल गई। अंत में इसे याओ लाओ की हथेली के ऊपर लटका दिया गया। आपको सबसे पहले अपने शरीर के अंदर की गंदगी से उबरना चाहिए। मैं कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करूंगा जो आपकी आंतरिक चोटों को ठीक करने में मदद कर सकती है। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक होना चाहिए, अन्यथा यह बहुत खतरनाक होगा। याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति स्टोरेज रिंग के अंदरूनी हिस्से में बह गई जैसे ही उसने आदेश दिया। जियाओ यान ने सिर हिलाया। उसने कोई बकवास बोलना बंद कर दिया और उसके हाथों ने उसके सामने प्रशिक्षण मुहर बना ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मूल रूप से तेज सांसें धीरे धीरे शांत और धीमी हो गई। याओ लाओ ने संतुष्टि में सिर हिलाया जब उसने देखा कि जियाओ यान ने अपने विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया और इतनी जल्दी अपने प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसने अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया और औषधीय तत्व एक के बाद एक भंडारण रिंग के भीतर से चमक उठे और प्रकट हुए, जिसके बाद वे याओ लाओ के चारों ओर घूमने लगे। इस छोटे से साथी ने वास्तव में बहुत सारी औषधीय सामग्री संग्रहित की है। ये वास्तव में मुझे दवा की तलाश में जाने की परेशानी से बचाता है। जैसा कि याओ लाओ ने अपने बगल में लटके औषधीय तत्वों का अध्ययन किया, उसने अपना हाथ लहराने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। तुरंत एक मोटी सफेद रंग की लौ ऊपर उठी और जल उठी। उसने अपनी उंगली हिलाई और औषधीय तत्व एक के बाद एक लौ में व्यवस्थित रूप से लेकिन तेजी से फेंके गए। अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में जियो यान ने औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया था, उसकी तुलना में याओ लाओ की सहज शोधन विधि, जो बहते बादल और बहते पानी की तरह थी, जिसने सभी को वास्तव में यह समझने में मदद की कि अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर क्या होता है। चांदनी पत्थरों से निकलने वाली हल्की चमक प्रवेश द्वार से गुफा में घुसने वाले अंधेरे को दूर करती है। गुफा के शांत अंदरूनी हिस्से में केवल लौ के भीतर औषधीय अवयवों की चटकने की आवाज सुनी जा सकती थी। गुफा के भीतर 2 लोगों ने अपना काम स्पष्ट रूप से विभाजित कर लिया था और वे जो करने की जरूरत थी उसे करने में व्यस्त थे। लगभग 2 से 3 घंटे तक मौन प्रशिक्षण जारी रहा। तभी जियो यान की पलकें, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, थोड़ी कांप उठीं। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। 3 घंटे के आराम के बाद उसके मूल रूप से पीले सफेद चेहरे पर कुछ अतिरिक्त गुलाबीपन था जो जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। जियो यान ने अपनी छाती में लंबे समय से दबी हुई हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उज्ज्वल हो गई। उसने अपना सिर उठाया और याओ लाओ की ओर देखा, जो गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और बहुत देर पहले शोधन पूरा करने के बाद बाहर की हलचल को देख रहा था। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, हालांकि मेरी चोटें काफी गंभीर हैं, लेकिन मेरे शरीर में अव्यवस्थित स्थिति दब गई है। शिक्षक ने जो कहा वह सच है। मेरे शरीर में बल और रक्त अस्थिर तरीके से बढ़ रहा है। यह वास्तव में मेरी ताकत बढ़ने का एक प्रस्तावना था। याओ लाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना शरीर घुमाया और धीरे से अपनी उंगली हिलाई। एक औषधीय गोली जो पन्ना रंग की थी, जियो यान की ओर बढ़ी। बाद वाले ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। इसे खाओ।
इससे तुम्हारे शरीर के अंदर की चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तुमने जो 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल खाई थी, उसका औषधीय प्रभाव बहुत मजबूत था और तुम इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाए। इसके बजाय अधिकांश औषधीय प्रभाव तुम्हारे शरीर में जमा हो गए। इसे अपने शरीर में ऐसे ही छोड़ना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मैंने इस औषधीय गोली में हड्डी को ठंडा करने वाली लौ मिलाई है। इसे खाने के बाद आपको थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। हालांकि यह आपके शरीर में जमा हुए सभी औषधीय प्रभावों को वाष्पित करके बाहर निकालने में सक्षम है। इस बार आप उन्हें अवशोषित करने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं। ये वास्तव में आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि आप अपनी ताकत कितनी बढ़ा पाते हैं। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैं आसपास नहीं था तब आपके शरीर में बहुत सारे दोष दिखाई दिए हैं। वो जहर भी बहुत खतरनाक है। एक बार जब आप अपनी चोटों से उबर जाएंगे तो मैं आपको इसे ठीक करने में मदद करने का कोई तरीका सोचूंगा। जियाओ यान के दिल में गर्मी महसूस हुई जब उसने याओ लाओ द्वारा बोले गए बहुत सारे शब्दों को सुना। उसने थोड़ा सिर हिलाया। वो आखिरकार अपने शिक्षक के साथ बहुत सहज था। वो भावना एक बच्चे को एक भरोसेमंद सहारा मिलने जैसी थी, जिससे वो निश्चिंत हो गया। जियाओ यान ने औषधीय गोली अपने मुंह में ठूंस ली और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग उसके शरीर में डूब गया और ये महान उन्नति शुरू हुई। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और देखा कि जियाओ यान ने अपनी आंखें बंद कर ली है और एक बार फिर से अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। वो गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और लापरवाही से उस स्टोरेज रिंग से खेलने लगा और उसे घुमाने लगा जिसे उसने जियाओ यान के हाथ से लिया था। बहुत देर बाद उसकी उंगली थोड़ी कांप उठी और उसके मुंह से एक हल्की हू की आवाज निकली। हो! याओ लाओ ने अपनी उंगली हिलाई और एक टूटा हुआ काले रंग का जेड का टुकड़ा अचानक याओ लाओ के हाथ में आ गया। उसकी हथेली ने धीरे से इस क्षतिग्रस्त जेड के टुकड़े को रगड़ा और उसकी नजर कुछ हद तक स्थिर हो गई। काले रंग का ये जेड का टुकड़ा आश्चर्यजनक रूप से वो सस्ता सामान था जिसे जियाओ यान ने खजाने की खोज करते समय अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वापस प्राप्त किया था। उसका शरीर एक भट्टी के भीतर था। ये एकमात्र चीज थी जिसे जियाओ यान ने वर्तमान में महसूस किया था। औषधीय गोली निगलने के बाद उसके पेट के निचले हिस्से से अचानक एक उग्र भावना फूट पड़ी। तुरंत ये गर्मी की कई धाराओं में बदल गई जो उसके शरीर की हर नस में अशांत तरीके से घुस गई। उच्च तापमान के कारण अंततः उसके क्यूई पथों में एक हल्की भारी गैस दिखाई दी। परिसंचरण की गति में वृद्धि के साथ उच्च तापमान की धाराएं धीरे धीरे गर्म होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक पूर्ण चक्र के बाद जियाओ यान के मुंह का कोना धीरे धीरे अनैच्छिक रूप से हिलने लगा। याओ लाओ ने जो कहा वो सच था। उसकी लौ का वो छोटा सा हिस्सा जो गोली में जोड़ा गया था वास्तव में उसे पीड़ा पहुंचा रहा था, जबकि गर्म प्रवाह ने जियाओ यान को कुछ दर्द महसूस कराया होगा। प्रभाव भी बहुत उल्लेखनीय था। जैसे ही हल्की गर्म भारी गैस के धागे उसके क्यूई पथों से बाहर निकले और आखिरकार उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जियाओ यान को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के कुछ हिस्सों में छिपी हुई ऊर्जा की बड़ी लहरें बर्फ की एक परत की तरह थी जो गर्मी से पिघल गई थी, आखिरकार खुद को प्रकट कर रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये वही औषधीय शक्ति थी जो उसके शरीर में जमा हो गई थी, जिसका याओ लाओ ने उल्लेख किया था। जमा की गई ये औषधीय शक्ति गर्म भारी गैस द्वारा वाष्पीकृत हो गई थी। इसे एक फीकी ऊर्जा कोहरे में बदल दिया जो धीरे धीरे ऊपर उठती थी। कोहरा क्यूई पथों से चिपक जाता था, बाकी क्यूई पथों से आगे बढ़ने से पहले उनके साथ विलीन हो जाता था। अंत में इसने एक पूर्ण चक्र बनाया जिसने कोहरे को शुद्ध ऊर्जा में बदल दिया। फिर ऊर्जा को भंवर के भीतर उस समचतुर्भुज के आकार के ऊर्जा क्रिस्टल में डाला गया।
शुद्ध ऊर्जा की इन तरंगों को प्राप्त करने पर क्रिस्टल शरीर, जो अत्यधिक थकावट के कारण थोड़ा धुंधला दिखाई देता था, एक बार फिर से एक फीकी चमक उत्सर्जित करता था, जो भंवर के अंदरूनी हिस्से को तब तक रोशन करता था जब तक कि ये पारदर्शी दिखाई न दे। धुंधली ऊर्जा का कुछ हिस्सा उसकी हड्डियों और कोशिकाओं से भी चिपक गया था। ऐसी शुद्ध ऊर्जा का सामना करने पर उसके शरीर की हड्डियां और कोशिकाएं भी बहुत लालची हो गई थी। एक ऐसी हिलती हुई गति के साथ जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, उन्होंने तेजी से पास आने वाले ऊर्जा के कोहरे को निगल लिया। एक बार जब उन्होंने ऊर्जा को पूरी तरह से निगल लिया तो जियाओ यान को स्पष्ट रूप से महसूस हो गया कि उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, कोशिकाएं आदि, जो बड़ी लड़ाई के बाद घायल हो गई थी, जल्दी से अपनी चरम स्थिति में वापस आ रही थी। जियाओ यान के दिल ने राहत की एक हल्की सांस ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि डू क्रिस्टल धीरे धीरे ऊर्जा से भर रहा है। उसका मन एक बार फिर शांत हो गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के उमड़ते बादलों को नियंत्रित करने, उन्हें एक साथ इकट्ठा करने और अंत में उन्हें एक अशांत ऊर्जा प्रवाह में एकत्रित करने के लिए किया। एक बार जब प्रवाह ने उसके शरीर के भीतर एक परिसंचरण पूरा कर लिया, तो ये भंवर के भीतर डू क्रिस्टल की ओर लगातार बहता रहा। अंगूठे के आकार का क्रिस्टल उस ऊर्जा के सामने एक अथाह गड्ढे की तरह था, जो लगातार उसमें डाली जा रही थी। चाहे कितनी भी बड़ी ऊर्जा क्यों न हो, वो उसमें से किसी को भी अस्वीकार नहीं कर रहा था। याओ लाओ की औषधीय गोली शायद कुछ उच्च स्तरीय नहीं थी, हालांकि ये एक तरह की उत्तेजक भूमिका निभाने में सक्षम थी, जो कि जियाओ यान द्वारा थोड़े समय में उसके शरीर में जमा की गई सभी औषधीय शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकालती थी। जिसके बाद इसने जियाओ यान के घायल शरीर को तेजी से ठीक करने के लिए इस बड़ी मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल किया। किसी दूसरे की ऊर्जा का लाभ उठाकर उपचार करने का यह तरीका शायद कुछ ऐसा था जिसे फार्म मां को भी करने में कठिनाई होती। एक रूढ़िवादी औषधीय बर्तन के रूप में जियाओ यान द्वारा खाई गई विभिन्न औषधीय गोलियों की संख्या को गिनना मूल रूप से असंभव था। इसके अलावा जियाओ यान ने इनमें से अधिकांश औषधीय गोलियों को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया। समय के साथ इन सभी को जमा करने के बाद जमा की गई ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी थी। याओ लाओ की उस औषधीय गोली द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद जमा की गई औषधीय शक्ति अंततः पूरी तरह से मुक्त हो गई और इस्तेमाल की गई। ऊर्जा की मात्रा जियाओ यान या याओ लाओ की अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। टीएल औषधीय पॉट कोई व्यक्ति जो ढेर सारी गोलियां खाता है, जिसे आमतौर पर बीमार युवा गुरुओं का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जियाओ यान के पूरे शरीर से ऊर्जा धुंध की लहरें लगातार उठ रही थी। अगर कोई भी व्यक्ति उसकी त्वचा के आर पार देख सकता था और जियाओ यान के शरीर के भीतर देख सकता था, तो वो व्यक्ति पूरी तरह चौंकते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लेगा, क्योंकि उसने जियाओ यान के पूरे शरीर में जमा हुए कोहरे को देखा था। यहां तक कि उसके आंतरिक अंग भी घने ऊर्जा कोहरे से पूरी तरह ढके हुए थे। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा कोहरे के बाहर निकलने के साथ हर विवरण को नियंत्रित करने में असमर्थ था। इसलिए कुछ ऐसे थे जो भागने में कामयाब रहे और उसके शरीर में बेतरतीब ढंग से घूमने लगे। एक पल में जियाओ यान के शरीर के भीतर की हड्डियां, मांसपेशियां आदि अचानक अपनी बुद्धि प्राप्त करने लगी और ऊर्जा कोहरे को निगलने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो कि भटक गया था। हालांकि इस तरह से ऊर्जा को निगलने से जियाओ यान को यह स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसका शरीर लगातार मजबूत होता जा रहा है, लेकिन जियाओ यान के शरीर के अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों और आंतरिक अंगों में एक समायोजन क्षमता थी, जिसे केवल तभी बढ़ाया जा सकता था जब कोई गहन प्रशिक्षण से गुजरे। इस प्रकार प्रत्येक की अपनी सीमाएं थी। एक बार जब वे उस सीमा से अधिक अवशोषित कर लेते, तो संभावना थी
कि वे फटने के भयानक भाग्य को प्राप्त कर लेते। हड्डियों या आंतरिक अंगों आदि के अंतिम परिणाम के बारे में सोचने पर अचानक क्रैक ध्वनि के साथ कुछ दरारें कैसे बन सकती हैं? जियाओ यान डर से कांप उठा। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से हड्डियों और मांसपेशियों को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी निगलने की अनुमति नहीं दी। उसने तुरंत और जल्दी से अपने शरीर के भीतर ऊर्जा कोहरे पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। हालांकि ऐसा करने के बाद भी जियाओ यान अभी भी महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा से एक ज्वलंत दर्द निकल रहा था। वो जानता था कि ये ऊर्जा कोहरे के कारण उसकी त्वचा की सतह को पहले ही नष्ट कर चुका था। पहाड़ की गुफा के भीतर याओ लाओ ने जियाओ यान की त्वचा को देखते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ी, जो वास्तव में लाल हो गई थी। उसने धीरे से कहा, इस छोटे से साथी के शरीर में इतनी औषधीय शक्ति क्यों जमा हो गई है? उसने टूटे हुए जेड के टुकड़े को अस्थायी रूप से अपने हाथ में रखने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसने अपनी उंगली को धीरे से हिलाया और एक हरे रंग की रोशनी खुली और तुरंत ऊपर उठी। ये हवा के साथ फैल गई और आखिरकार एक हरे रंग के कमल में बदल गई, जो धीरे धीरे नीचे गिर गई। याओ लाओ ने जियाओ यान की ओर अपनी आस्तीन लहराने से पहले शानदार दिखने वाले हरे कमल को देखा। एक कोमल बल फिसल गया और उसे हरे कमल पर आसानी से रखने से पहले उठा लिया। जियाओ यान के हरे कमल पर उतरने के बाद उसके भीतर से धीरे धीरे एक गर्म हरे रंग की गोलाकार चमक उठी। जैसे ही प्रकाश का घेरा ऊपर उठा, जियाओ यान की ज्वलंत लाल त्वचा तुरंत सुस्त हो गई। उसका चेहरा, जिसमें थोड़ा दर्द था, आखिरकार शांत हो गया। जियाओ यान के शरीर के बाहर से प्रसारित होने वाली गर्म भावना को उसने भी महसूस किया। उसने तुरंत राहत की सांस ली और खुद से एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अरे, मेरे शरीर में लगी चोटें पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, फिर भी इतनी ज्यादा ऊर्जा क्यों है? शाप देने के बाद जियाओ यान धीरे धीरे शांत हो गया। उसने चुपचाप कुछ देर सोचा और पहले से ही एक योजना बना ली थी। चूंकि इतनी बाहरी ताकत है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ूंगा। ये मौका सबसे अच्छा है। एक बार जब जियाओ यान ने अपना मन बना लिया, तो उसने और देर नहीं की। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसके शरीर से बह रहा ऊर्जा कोहरा अचानक से ऊपर उठ गया। कोहरे की लहरें किसी चीज द्वारा खींची गई लग रही थी और उन्हें तेजी से उसके निचले पेट की ओर खींचा जा रहा था। जैसे जैसे विशाल ऊर्जा कोहरा भंवर के करीब आता गया, उसका आकार भी काफी कम होता गया। इसका आकार भले ही छोटा हो गया हो, लेकिन कोहरे के बीच की जगह में कुछ नमी दिखाई देने लगी। जब कोहरे का बड़ा समूह उसके क्यूई पथ में प्रवेश कर गया, तो कोहरा वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गया। इसकी जगह पन्ना जैसी शुद्ध तरल ऊर्जा का एक समूह आ गया। यहां तक कि कुछ ठोस छोटे क्रिस्टल भी थे जो उस तरल ऊर्जा के भीतर फंसे हुए थे। पन्ना तरल ने उसी मार्ग का अनुसरण किया जो लौ मंत्र क्यू विधि द्वारा निर्धारित किया गया था और एक पूर्ण परिसंचरण पूरा किया, जिसके बाद ये चुपचाप भंवर के प्रवेश द्वार पर रुक गया। जो बल धीरे धीरे बह रहा था, वो एक विशाल बाढ़ की तरह था जो निकलने वाला था। ये निर्धारित करेगा कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूं या नहीं। जियाओ यान ने अपने दिल में धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि उसने पन्ना ऊर्जा के विशाल समूह को देखा। उसके दिमाग से एक विचार के साथ भंवर के प्रवेश को अवरुद्ध करने वाली शक्ति तुरंत गायब हो गई। बढ़ती ऊर्जा ने तुरंत एक जोरदार आवाज निकाली, जैसे कि एक झरना भंवर में गिर रहा हो। बड़ी मात्रा में ऊर्जा भंवर में घुस गई और भंवर के बीच में रोम्बस के आकार के डू क्रिस्टल से हिंसक रूप से टकराई। धमाका! जिस क्षण ऊर्जा डू क्रिस्टल में घुसी, जियाओ यान के मन में एक गर्जनापूर्ण ध्वनि गूंज उठी। एक पल में वो अपनी प्रशिक्षण अवस्था को बनाए रखने में भी लगभग विफल हो गया था। अशांत ऊर्जा लगातार डू क्रिस्टल में भर गई। प्रक्रिया के अंत तक इस बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद
क्रिस्टल का आकार वास्तव में बहुत बड़ा हो गया था। डू क्रिस्टल के आकार के विस्तार के बाद जियाओ यान की मजबूत आध्यात्मिक धारणा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी अपनी ताकत तेजी से उस बाधा की ओर बढ़ रही थी जो दो स्तरों के बीच अंतर को इंगित करती थी। गुफा के भीतर याओ लाओ ने जियाओ यान को देखा, जिसका चेहरा जेड की तरह चमक रहा था। उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और थोड़ा सिर हिलाया। अपनी ताकत के साथ वो स्वाभाविक रूप से जियाओ यान की सांस की ताकत को लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। डिंग। शांत गुफा के भीतर एक निश्चित क्षण में जियाओ यान के शरीर से एक नरम करह, जो मुश्किल से ध्यान देने योग्य थी, चुपचाप निकल गई। इस शांत करह के प्रकट होने के बाद जियाओ यान के शरीर से निकलने वाली शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई। वो पहले से ही 2 सितारा दाडू शी को तोड़ चुका है। ये वास्तव में मेरी अपेक्षा से भी अधिक तेज है। इस छोटे से साथी के शरीर में जमा औषधीय शक्ति वास्तव में इतनी बड़ी डिग्री तक पहुंचने में सक्षम है। याओ लाओ की ताकत के साथ वो नरम करह स्वाभाविक रूप से उसकी इंद्रियों से बच नहीं पाएगी। आश्चर्य में बोलते हुए उसकी आंखों में तुरंत सदमे की अभिव्यक्ति चमक उठी। जियाओ यान की वर्तमान ताकत को देखते हुए अगर वो सामान्य रूप से प्रशिक्षण लेता तो उसे अपनी ताकत को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए कम से कम 2 या 3 महीने का समय चाहिए होता। इसके अलावा ये पहले से ही काफी तेज माना जाता था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाने के बाद अपने स्तर से ऊपर के लोगों के साथ बार बार लड़ाई के कारण वो कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस गया। हालांकि जियाओ यान को उन स्थितियों से जो लाभ मिला वो कुछ ऐसा था जिसका याओ लाओ भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा पाया था। आखिरकार लड़ाई ही अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था। इस दौरान जियाओ यान ने जो चरम लड़ाइयां झेली थी वे नहर बनाने जैसी थी। वर्तमान में मौजूद औषधीय शक्ति की बड़ी मात्रा उस नहर में पानी डालने जैसी थी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो जियाओ यान के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का ये एकदम सही मौका था। ये प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह से चली कि इसने याओ लाओ की उम्मीदों को भी पार कर लिया। याओ लाओ की हैरान करने वाली आवाज के गिरने के कुछ ही समय बाद जियाओ यान के शरीर से अचानक एक और हल्की करहन निकली जो गुफा के भीतर गूंज उठी। याओ लाओ का हाथ जो उसकी दाढ़ी को सहला रहा था धीरे धीरे रुक गया। इस बार याओ लाओ भी अपना आपा नहीं खो सका। जियाओ यान को देखते हुए उसका मुंह खुला रह गया, जिसकी सांसें अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। काफी देर बाद उसने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो वाकई एक ऐसा साथी है जो आश्चर्यों से भरा हुआ है। आज मैं वाकई देखना चाहता हूं कि तुम ये छोटी सी चीज किस स्तर तक पहुंचने वाली हो। पहाड़ की गुफा में लगातार 2 नरम कराहें निकलने के बाद जियाओ यान, जो एक अतिरिक्त स्टार द्वारा अपनी ताकत को बढ़ाना जारी रख सकता था, ने इस बल का उपयोग ऊपर की ओर चार्ज करना जारी रखने के लिए नहीं किया। इसके बजाय जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी क्यूई को स्थिर किया और उस ऊर्जा को पूरी तरह से पचाना शुरू कर दिया जो अचानक और अचानक बढ़ गई थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी याओ लाओ ने उम्मीद नहीं की थी। याओ लाओ के हाथ ने उसकी दाढ़ी को सहलाया और बंद आंखों वाले युवक को देखा, जिसका चेहरा गर्म जेड की तरह था। उसने एक पल के लिए सोचा और तुरंत एक अचानक एहसास हुआ और फिर एक संतुष्ट तरीके से सिर हिलाया। वो फिर से मुस्कुराया और कहा, ताकत के सामने अपनी मूल मनस्थिति को बनाए रखने में सक्षम होना और लालची या अभिमानी हुए बिना संतोष में कब पीछे हटना है, ये जानना आसान नहीं है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है 2 बार दोहराए गए बुरा नहीं जियाओ यान के वर्तमान प्रदर्शन के संबंध में याओ लाओ की प्रशंसा को देखने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि जियाओ यान वास्तव में औषधीय शक्ति उधार ले सकता था और सीधे 4 सितारा दाडूशी बन सकता था। आखिरकार प्रशिक्षण कुछ ऐसा नहीं था जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। आज अपनी शक्ति को 2 सितारों से बार बार बढ़ाने के बाद
जियाओ यान को अपने शरीर की स्थिति को स्थिर करने में पहले से ही कुछ कठिनाई होगी। अगर वो एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाता तो संभावना थी कि अगली बार जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता तो उसके शरीर की सतही स्थिति उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती। एक व्यक्ति जिसका अंदरूनी हिस्सा सतही होता और उसके शरीर के भीतर ऊर्जा का वितरण खराब होता, वो उस व्यक्ति से कमतर होता जिसका शरीर भरा हुआ होता और जिसकी ऊर्जा नियंत्रित और ठीक से वितरित होती। जियाओ यान इस बिंदु के बारे में बेहद स्पष्ट था। उस समय 3 वर्षों के दौरान प्रशिक्षण पर उसकी दृढ़ता, जिसमें उसे एक बेकार व्यक्ति माना जाता था, ने जियाओ यान को अपने प्रशिक्षण की नींव को तब तक स्थिर करने के लिए प्रेरित किया जब तक कि यह बेहद दृढ़ नहीं हो गया। केवल इस शुरुआती बिंदु के साथ, जो एक चट्टान की तरह स्थिर था, जियाओ यान को आगे बढ़ना जारी रखने का अवसर मिल सकता था, एक विशाल शक्ति का निर्माण करना जो दूसरों को चौंका सकता था। इसलिए वो इस अस्थायी रुचि को अपनी चट्टान जैसी ठोस नींव को नष्ट नहीं करने देगा जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था। स्वाभाविक रूप से किसी को इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए जियाओ यान एक बार फिर सफलता को छोड़ने में बेहद दृढ़ था। जियाओ यान का चेहरा गर्म जेड के टुकड़े की तरह था, जो हर एक कमल पर क्रॉसलेग करके बैठने पर एक हल्की चमक बिखेर रहा था। बहुत देर बाद चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी पलकें थोड़ी कांपने लगी और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उनमें से एक हल्की हरे रंग की चमक चमकी और जल्दी से गायब हो गई। चमक के गायब होने के बाद जियाओ यान के शरीर की सतह को ढकने वाली शक्तिशाली शक्ति भी धीरे धीरे पीछे हट गई, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। केके बुरा नहीं है। स्वस्थ होने और प्रशिक्षण के बाद मेरी ताकत वास्तव में 2 सितारों से बढ़ गई। दुर्भाग्य से इस तरह का अवसर ऐसा नहीं है जो आपको जब भी चाहिए तब दिया जाता है। याओ लाओ ने जियाओ यान को अपने प्रशिक्षण राज्य से बाहर निकलते हुए देखकर धीरे से हंसा। उत्सर्जित होने से पहले जियाओ यान के गले के साथ एक गंदी हवा चली। उसने अपनी गर्दन हिलाई और अपनी हड्डियों के टूटने की स्पष्ट आवाज सुनी, जिसके बाद उसने अपने शरीर के भीतर बहते हुए डू क्यूई को महसूस किया, जो एक बहती नदी की तरह था। उसके चेहरे पर अनायास ही एक खुशी उभर आई। उसके हाथों ने हर एक कमल को धीरे से दबाया और उसका शरीर कोमल तरीके से नीचे गिर गया। फिर उसकी मुट्ठियां अचानक बाहर निकल आई। उसकी मुट्ठी से हवा की आवाज बेहद तीखी थी। ये बहुत है। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ मैं अपने 2 सितारा वृद्धि की ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूं। अगर ये और बढ़ जाता तो मैं थोड़े समय के लिए ताकत में बढ़ सकता था, लेकिन अगर कोई दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखे तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जियो यान ने अपनी मुट्ठी वापस खींची और मुस्कुराते हुए कहा। याओ लाओ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथ से हरे कमल को इशारा किया और उसे स्टोरेज रिंग में वापस कर दिया। फिर उसका हाथ कांप उठा और पहले से टूटा हुआ जेड का टुकड़ा एक बार फिर उसके हाथ में आ गया, जबकि उसने उसे धीरे से रगड़ा। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद जियो यान के शरीर के भीतर की अंदरूनी चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। जियाओ यान के चेहरे पर एक बार फिर से गुलाबी रंग लौट आया था। उसने अपना सिर उठाया और टूटे हुए जेड के टुकड़े पर नजर डालने से पहले याओ लाओ की हरकत देखी। वो थोड़ा स्तब्ध था। उसका दिल तुरंत थोड़ा हिल गया, क्योंकि उसने 2 कदम आगे बढ़कर जांच करते हुए पूछा, क्या शिक्षक पहचानते हैं कि ये क्या है? मैंने इस तरह का अजीब भंडारण उपकरण पहले भी देखा है। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, भंडारण उपकरण? कोई वास्तव में इस चीज के भीतर चीजें संग्रहित कर सकता है? मुझे मत बताओ कि ये डू तकनीक या क्यूई विधि जैसी कोई चीज संग्रहित कर रहा है। जियाओ यान बोलने से पहले क्षण भर के लिए चौंक गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ। अगर ऐसा ऐसा लगता है तो इस तरह का जेड स्टोरेज डिवाइस डू क्यूई महाद्वीप पर बर्निंग फ्लेम वैली की उत्कृष्ट कृति होनी चाहिए।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा कौशल है जो उन्हें स्टोरेज डिवाइस के रूप में जेड का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसके अलावा अगर कोई जेड के टुकड़े को लंबे समय तक छूता है तो वास्तव में इसमें एक हल्का गर्म एहसास होता है। ये उन चीजों का निशान है जो बर्निंग फ्लेम वैली द्वारा बनाई गई थी। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बर्निंग फ्लेम वैली? वो क्या है? जियो यान इस विदेशी नाम को सुनकर कुछ हद तक हैरान हो गया। एक नौसिखिया होने के नाते जिसने अपने जीवन में कभी जिया मां साम्राज्य नहीं छोड़ा था, यह स्वाभाविक था कि उसने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। बर्निंग फ्लेम वैली डू क्यूई महाद्वीप पर एक गुट है। अगर हम इसकी ताकत के बारे में बात करें तो यह संभवतः मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से कमजोर नहीं है। वे डू क्यूई महाद्वीप में अग्नि संबंध की क्यूई विधि का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। वे केवल हिंसक हमला करने के तरीकों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें डू क्यूई महाद्वीप में अद्वितीय माना जा सकता है। याओ लाओ ने धीरे से कहा, धुंधले बादल संप्रदाय से कमजोर नहीं। जियाओ यान के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। बहुत देर बाद वो फूट फूट कर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि यह धुंधले बादल संप्रदाय, जो जियामा साम्राज्य पर हावी था, डू क्यूई महाद्वीप पर केवल औसत दर्जे का था। के धुंधले बादल संप्रदाय को ज्यादा मत आको। लिंग यिंग नामक उस व्यक्ति ने जो कहा वो सच था। धुंधले बादल संप्रदाय डू क्यूई महाद्वीप में केवल दूसरे दर्जे का गुट है। हालांकि अब उनके पास डू जोंग हो सकता है, लेकिन उन्हें केवल पहले दर्जे के गुटों में से सबसे निचले दर्जे का माना जा सकता है। याओ लाओ ने अपने होठों को तिरस्कार से विकृत करते हुए चटकाया। बेशक, अगर ऐसा है भी, तो भी वे स्वाभाविक रूप से आपके सामने एक बहुत बड़ा प्राणी माने जा सकते हैं, एक छोटा दाडूशी। याओ लाओ ने हंसते हुए देखा कि जियाओ यान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई है। छोटा साथी, डू क्यूई महाद्वीप बहुत बड़ा है। जितने बादल हैं उतने ही मजबूत लोग हैं। आपने जो दुनिया अतीत में देखी है वो इस महाद्वीप का एक छोटा सा कोना मात्र है। जब आप महाद्वीप पर कदम रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको वो शानदार और रोमांचक दुनिया पसंद आएगी। हालांकि आपको इस बात से भी स्पष्ट होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो, अगर आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी अपनी ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मजबूत लोग कमजोर को खाते हैं। ये इस दुनिया में सभी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नियम है। जियाओ यान ने हल्के से हंसते हुए थोड़ा सिर हिलाया। यह स्वाभाविक रूप से अच्छा है कि आप इसे समझ सकते हैं। याओ लाओ मुस्कुराए। उन्होंने टूटे हुए जेड के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, हमारे मूल विषय पर वापस आते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है? बेशक। जियाओ यान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। चूंकि ये चीज बर्निंग फ्लेम वैली से आई थी, जिसकी तुलना मिस्टी क्लाउड सेक्स से की जा सकती है, इसलिए इसके अंदर की वस्तुएं भी कुछ असाधारण होनी चाहिए। इसे जलाने के लिए आग का इस्तेमाल करो। याओ लाओ ने जेड का टुकड़ा और स्टोरेज रिंग जियाओ यान की ओर फेंकी और मुस्कुराते हुए कहा, बर्निंग फ्लेम वैली की चीजें बहुत अजीब है। अंदर की चीजों को पाने के लिए इसे जलाने के लिए लॉ का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क के अनुसार बर्निंग फ्लेम वैली से निकलने वाला जेड जितना ज्यादा आग प्रतिरोधी होता है, उसके अंदर की वस्तु उतनी ही कीमती होती है। जियाओ यान ने ध्यान से जेड का टुकड़ा लिया। उसने इसे ऊपर नीचे पलटते हुए देखा। यह विश्वास करना वाकई मुश्किल था कि यह कमजोर दिखने वाला जेड का टुकड़ा वास्तव में आग से जलने का सामना करने में सक्षम था। हालांकि उसने याओ लाओ के शब्दों पर कभी संदेह नहीं किया। उसने तुरंत एक बैंगनी रंग का डैनवान निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने थोड़ा चबाया, अपना मुंह चौड़ा किया और बैंगनी रंग की लौ थूकी, जो तुरंत उसके सामने लटक गई। जियाओ यान ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई। जेड का टुकड़ा तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, जो बैंगनी रंग के आग के गोले में चली गई। जब उसने जेड के टुकड़े को लौ में प्रवेश करते देखा
तो जियाओ यान ने जल्दी से अपनी नजर आग के गोले पर केंद्रित कर दी और जेड के टुकड़े में होने वाले सभी परिवर्तनों को देखा। कमजोर दिखने वाला टूटा हुआ जेड का टुकड़ा सीधे लौ में जा घुसा। बैंगनी रंग की लौ की हल्की लपटें जेड के टुकड़े की सतह पर फूट पड़ी। जियाओ यान और याओ लाओ को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बैंगनी लौ से जलते समय जेड के टुकड़े में थोड़ी सी भी हलचल नहीं थी। ये जियाओ यान ने अपनी आंखें झपकाई। याओ लाओ को देखते हुए वो थोड़ा स्तब्ध था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे भी कहे, बैंगनी लौ काफी उच्च तापमान वाली लौ थी। ये एक साधारण डू क्यूई लौ से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी इस जेड के टुकड़े में वास्तव में जरा भी बदलाव नहीं था। अगर ये वैसा ही था जैसा याओ लाओ ने पहले उल्लेख किया था, जहां आग प्रतिरोध जितना अधिक होगा, अंदर की चीज उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी, तो मैंने शुरू में सोचा था कि ये केवल एक साधारण वस्तु है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि ये एक बड़ी मछली लगती है। याओ लाओ के चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी जब उसने जेड के टुकड़े को देखा, जो अभी भी लौ के भीतर सुरक्षित और स्वस्थ था। वो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका और उसने अपनी ठुड्डी को जियाओ यान की ओर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, छोटे साथी, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत वाकई काफी अच्छी है। अब ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का उपयोग करो और इसे आजमाओ। जियाओ यान ये सुनकर चौंक गया। उसने अपना सिर उठाया और याओ लाओ को देखा, लेकिन दूसरे व्यक्ति की आंखों में खुशी देखी। तुरंत उसका दिल समझ गया। अगर ये छोटा सा जेड का टुकड़ा याओ लाओ से प्रशंसा पाने में सक्षम था, तो संभावना है कि उसने इस बार वास्तव में कुछ अच्छा पाया है। जियाओ यान का दिल चुपचाप तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी लार निगल ली और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने दोनों हाथों को रगड़ा। उसकी उंगलियों के बीच से तुरंत एक हरे रंग की लौ उठी। जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने बैंगनी रंग का आग का गोला गायब हो गया। फिर उसने अपने हाथ से इशारा किया और जेड का टुकड़ा एक बार फिर गिर गया। यह तुरंत हरे रंग की लौ से लिपटा हुआ था, जो जियाओ यान की उंगली से निकल रही थी। हरे रंग की लौ में गिरने पर काले रंग का टूटा हुआ जेड का टुकड़ा शांत हो गया। हालांकि जियाओ यान चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने धीरे धीरे लौ का तापमान बढ़ाया। जब गुफा अनजाने में गर्म हो गई थी, तो जेड का टुकड़ा, जो शांत था, आखिरकार बदलने लगा। मूल रूप से चिकनी सतह अचानक पानी की लहर की तरह हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पिघलने वाली है। ये ठीक है, इसका तापमान बढ़ाते रहो। याओ लाओ ने पिघल रहे जेड के टुकड़े को देखकर घबराया नहीं। इसके बजाय वह मुस्कुराया और धीरे से बोला। याओ लाओ के शांत व्यवहार को देखकर जियाओ यान ने भी अपना दिल शांत किया। उसने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। उसके शरीर में डू क्यूई तेजी से बहने लगा और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का तापमान एक बार फिर अचानक बढ़ गया। लौ के तापमान में वृद्धि के बाद काला टूटा हुआ जेड का टुकड़ा आखिरकार पूरी तरह पिघल गया। पिघलने के बाद जेड के टुकड़े का रंग अब काला नहीं रहा। इसके बजाय ये एक सपाट हरे रंग का क्रिस्टल साफ तरल में बदल गया। तरल धीरे धीरे हरी लौ के भीतर बह रहा था, बिल्कुल एक जीवित प्राणी की तरह। बेहद अजीब लग रहा था। एक बिंदु पर बहता हुआ तरल अचानक बंद हो गया। तरल की सतह पर हलचल हो रही थी, मानो कोई चीज उसमें से निकलकर सतह पर आने वाली हो। अच्छी चीज दिखने वाली है, याओ लाओ ने तरल की हरकत को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर जियो यान का दिल दहल गया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए लौ को घूरती रही। हरे रंग का तरल 10 सेकंड से ज्यादा समय तक जलता रहा। एक पल में एक आग को चीर देने वाली हरी रोशनी अचानक उसके अंदर से निकली और गुफा के अंदर की सभी दूसरी रोशनियों को तुरंत छिपा दिया। हरी रोशनी शायद आग को चीर देने वाली थी, लेकिन इसने जियो यान या याओ लाओ को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया। ऐसा इसलिए था
क्योंकि हरी रोशनी के चमकने के तुरंत बाद तरल के अंदर से अनगिनत अक्षर और जानकारी अचानक फूट पड़ी। वे तुरंत और अपने आप ही पहाड़ की गुफा के अंदर हवा में व्यवस्थित हो गए और एक खास फॉन्ट के साथ शब्द बना लिए। जियो यान की नजर हवा में प्रकाश के पर्दे पर घूमी और आखिरकार सबसे ऊपर स्थित कुछ बड़े अक्षरों पर रुकी। उसका मुंह थोड़ा हिला और उसके दांतों के बीच से एक नरम आवाज निकली, स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज। बगल में याओ लाओ का पूरा शरीर ये नाम सुनते ही कांप उठा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई